Yes, Mitra, we'll start the class at 2 p.m. So some 4 more minutes to go. Three more minutes and then we'll start the class. Two more minutes. All right, friends. So now it is 2 p.m. in my mobile and we'll start the class. My first question as usual is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? अंकिता, तरुण, शुभम, राजेश एंड अदर, द आंसर इज यस. अगर इस लाइव क्लास में कहीं पर भी ऑडियो वीडियो स्टक हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या फिर कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करें. वेब ब्राउज़र वापस रिकनेक्ट हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा. सो वी आर लुकिंग एट द यूपीएससी मेंस 2019 क्वेश्चन पेपर और उसका जनरल स्टडीज मेंस पेपर 3, उसका ब्लॉक 1 यानी इकोनॉमी एंड ब्लॉक 2 यानी एग्रीकल्चर. वो चीज़ें हमने आज सुबह 10:30 बजे से जो मॉर्निंग क्लास थी उसमें उसके सभी क्वेश्चन, मॉडल आंसर, कॉमन मिस्टेक देख लिए. नाउ इन दिस पोस्ट लंच सेशन हम लोग ब्लॉक 3 यानी कि एनवायरनमेंट, डिजास्टर साइंस एंड ब्लॉक 4 यानी इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए एक एक करके वो देखेंगे. सो विल स्टार्ट विद द ब्लॉक 4, दैट इज एनवायरनमेंट, साइंस टेक एंड डिजास्टर्स.
ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी के टाइप्स, लैंडस्लाइड जोनिंग से क्या मदद मिल सकती है, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज को फार्मा पेटेंट से हम कैसे बचा सकते हैं, इसरो के स्पेस स्टेशन से हमको क्या लाभ होगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी विल सी। अब यहाँ अपने पावर पॉइंट का फॉर्मेट इस तरह से है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे मिलते जुलते रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस मेंस एग्जाम में पूछे गए उसकी लिस्ट देखेंगे, एंड देन विल लुक एट द ओरिजिनल क्वेश्चन, उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ऑफकोर्स मेरे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वो प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट 150 250 वर्ड से थोड़े ज़्यादा होंगे फॉर द पर्पज ऑफ explanation and education, and then we look at the common mistakes that may have been committed in a given question. So मॉर्निंग सेशन ये ब्लॉक 1 और 2 हमने कंप्लीट किया था। फॉर सम रीज़न सपोज आपका वो देखना रह गया तो आप ये मेरी प्रोफाइल unacademy.com@mrunal.org पर जाइए, तो उसका रिकॉर्डेड सेशन वहाँ पर उपलब्ध है। और ये वीडियो में अगर आपने पावर पॉइंट को ही सिर्फ देखना है तो आप ये वाला बटन उस प्लेबैक प्लेयर में दबाइएगा, देन यू विल बी एबल टू सी द पावर पॉइंट स्लाइड्स। एनीवे, सो स्टार्टिंग विद द डिजास्टर। पहला प्रश्न मेंस 2013 पेपर 3 में ऐसा पूछा गया, वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल मैनेजमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू पीपल, हाउ एंड इन व्हाट वेज वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर बी कैरेक्टराइज्ड, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी विथ रेफरेंस टू डिजास्टर्स। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर, उसका कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट टाइप्स, वो पूछा गया है। उसके आगे ये जो सब प्रियम्बल किया गया है उसकी चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। वी शुड फोकस ऑन व्हाट हैज बीन आस्क्ड। वल्नरेबिलिटी के प्रकार के ऊपर आपने कुछ चर्चा करनी है। फॉर 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए थे 2013 मेंस पेपर 3 में। हाउ इंपॉर्टेंट आर द वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आप क्या क्या करेंगे। नाउ दिस डिजास्टर वल्नरेबिलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी तैयारी करने के लिए बेस्ट मटेरियल है इग्नू एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का मॉड्यूल। वो पूरी पीडीएफ फाइल ऑनलाइन आपको अलग अलग जगह से मिल जाएगी। इट इज़ कॉपीराइट फ्री है, उन्होंने खुद अपलोड किया है। सो यू कैन गो थ्रू दैट। अब यहाँ पर ये प्रश्न डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, तो इंट्रोडक्शन में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी, इट इज द ससेप्टिबिलिटी टू सफर लॉसेस। It is the extent to which people or building are likely to suffer from harm from a disaster. लोगों को या किसी रिहायशी इलाकों को, औद्योगिक इलाकों को जो नुकसान हो सकता है उसकी जो संभावना है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो अगेन दिस इज ऑल्सो गिवन डायरेक्टली, थियरी इज अवेलेबल इन दिस इग्नू बुकलेट। पहली हो सकती है टेंजिबल वल्नरेबिलिटी, जिसको आप टच कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। पोटेंशियल क्रॉप लॉस, लाइफ स्टॉक, मवेशी बर्बाद हो जाए, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तबाह हो जाए तो आप बोलेंगे टेंजिबल वल्नरेबिलिटी है। सेकंड इज इनटेंजिबल वल्नरेबिलिटी, उसको आप खुद टच नहीं कर सकते बट इट हैपन्स। लॉस ऑफ सोशल कोहेशन, फैमिली बर्बाद हो जाए, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, वो सब बर्बाद हो जाए तो अपनी इंटेंजिबल वल्नरेबिलिटी है। थर्ड इज सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, गरीब फैमिली के पास बिकॉज दे आर पुअर तो वो हमेशा हैजार्ड प्रोन जोन्स में रहते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पर बाढ़ आने पर जल्दी पानी भर जाता है, या ऐसे कि जहाँ पर अर्थक्वेक की संभावना ज़्यादा है या कुछ साइक्लोन से प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा है, दे यूजुअली लिव इन डिलिपिडेटेड स्ट्रक्चर्स। थोड़ा ही साइक्लोन आ जाएगा उसकी झोपड़ी उड़ जाएगी। सो दे आर ऑलवेज मोर वल्नरेबल कंपेयर टू रिच पीपल। एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर, क्योंकि उनके पास बचत में बहुत कम पैसा होता है, लिटिल सेविंग इज अवेलेबल, सो इवन आफ्टर द डिजास्टर दे कैन नॉट क्विकली बाउंस बैक ऑन देयर फीट कंपेयर टू रिच पीपल। सो दिस इज सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। देन देयर कुड बी फिजिकल मटेरियल वल्नरेबिलिटी, वो भी टेंजिबल टाइप की है। अगर आपकी इमारत में कोई इंजीनियरिंग वीकनेस है, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम कहीं पर, तो वो डिजास्टर, अर्थक्वेक, साइक्लोन में जल्दी तबाह हो जाएगा। भारत के अंदर बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स एंड देयर एनफोर्समेंट, कुछ जगह पर आप पाएंगे कि होटल एंड रेस्टोरेंट एंड होम्स एंड टूरिस्ट रिसोर्ट दे आर बिल्ट ऑन द फ्लड प्रोन एरिया, साइक्लोन एंड अर्थक्वेक प्रोन एरिया, सो इट इज मोर वल्नरेबल। देयर कुड बी मोटिवेशनल एंड एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी। कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती है फेटालिस्टिक या डिपेंडेंट आइडियोलॉजी, ये तो सब
कुदरत का कहर है, ये तो भगवान की सज़ा है। सो दे आर मोर वल्नरेबल, क्योंकि वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाते, वो जल्दी से डिजास्टर के सामने रिकवर नहीं कर, ये सब भगवान की इच्छा है, तो भगवान ने किया है। तो ऐसी जब आपकी मानसिकता होगी, एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी विल बी देयर, ऐसा इग्नू का ये बुक बोलता है। सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वल्नरेबिलिटी इज ऑल्सो देयर। भारत के अंदर रेस, रिलीजन, क्लास, कास्ट के नाम पर अपना डिवाइड बहुत ज़्यादा है। बिहार की कोसी रिवर में एनुअल फ्लड्स आते हैं, तब ये पाया जाता है कि एड एंड रिलीफ मटेरियल सभी लोगों को नहीं पहुंच पाता। शेड्यूल कास्ट कॉन्सेंट्रेटेड विलेज हो, वहाँ पर एड पहुंचने में इन बिटवीन जो भी दबंग, बाहुबली, बदमाश टाइप के लोग हैं, पहुंचने नहीं देते। सो सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वल्नरेबिलिटी ऑफ दोज शेड्यूल कास्ट विलेजेस is much higher compared to people living in Patna or some other urban area. So yes, these are the types of vulnerabilities and their characteristic, and ultimately conclusion ये हो सकता है, we cannot prevent all type of disaster. कुछ बिल्डिंग, फायर, ब्रिज कोलैप्स हो जाए तो वो तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बट अर्थक्वेक आना है तो वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते. So we cannot prevent all the type of disasters, but if all of us join hands together, we can certainly reduce the vulnerability and thereby reduce the damage caused by such disaster. तो डिजास्टर रिलेटेड क्वेश्चन में कंक्लूजन कुछ नहीं आया तो आप ऐसे बना सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी कम करने की कोशिश करनी चाहिए, वी शुड ज्वाइन द हैंड्स, या फिर चाहो तो आप सेंडाई फ्रेमवर्क की पीपुड़ी भी बजा सकते हो. यहाँ एसडीजी गोल की पीपुड़ी बजाना जरा ठीक नहीं होगा, बिकॉज सेंडाई फ्रेमवर्क इट इज मच मोर रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर टॉपिक. यहाँ पर गलतियां क्या क्या हो सकती है. प्रश्न में स्पेसिफिकली बोला है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज. सो स्पेसिफिकली यू टू राइट सोशल वल्नरेबिलिटी, एटीट्यूडनल दिस, फिजिकल दिस. सिंपली अगर आप बोल बच्चन और हवाबाजी कर रहे हैं कि अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी होती है, कोस्टल एरिया में रहते हैं उसको साइक्लोन से वल्नरेबिलिटी होती है, सिटी में रहते हैं उससे अर्बन फ्लड से वल्नरेबिलिटी होती है, वेल दैट इज नॉट द टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज आस्क्ड हियर. ये स्पेसिफिक थियरी का प्रश्न है और वो थियरी के की टर्म आने चाहिए. टाइप के हिसाब से दिस इज अ फैक्ट बेस्ड थियरी क्वेश्चन. डिफिकल्टी लेवल मैं कहूँगा मीडियम टू टफ, क्योंकि डिजास्टर वल्नरेबिलिटी सामान्य आदमी की भाषा में आप समझते हैं कि कोस्टल एरिया में रहा तो साइक्लोन से वल्नरेबिलिटी है, हिमाचल में रहता है तो लैंडस्लाइड से वल्नरेबिलिटी है, बट दैट इज नॉट द टाइप ऑफ थिंग आस्क हियर. व्हाट आर द टाइप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने स्पेसिफिक थियरी की स्लाइड आपको आगे दिखाई, वो इग्नू एमए वाली चीज उन्होंने इधर पूछी है. सो अकॉर्डिंगली दिस स्कोर 10 में से 4 के आसपास ज़्यादा लोग रहे होंगे, सिवाय के उन्होंने स्पेसिफिक ये जो थियरी वाले उसके कुछ कीवर्ड्स आए हों. कुछ ऐसे भी होंगे कि वो ये सब लिखने की वजह बिना प्रश्न को समझे साइक्लोन फानी या साइक्लोन वायु उसके बारे में वो पढ़ के आए होंगे, तो उसी की सारी डिटेल्स इसमें डाल दी होंगी. मैंग्रोव ग्रो करना चाहिए और मैंग्रोव नहीं होगा तो एनवायरमेंट वल्नरेबिलिटी होती है. तो इफ यू आर इन्वेंटिंग थिंग्स लाइक दैट तो फिर तो ज़्यादा मार्क खींचना मुश्किल है. Another question from disaster that was asked in the latest means paper 3. Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zone mapping help in disaster mitigation in case of landslides. किसी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा की तैयारी पहला कदम है भूस्खलन के संदर्भ में संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण के हिसाब से ये समझाइए. यहाँ पर भी आप देखिए यूपीएससी में ऐसा करते हैं कि जो पहला विधान होता है दे आर गिविंग द प्रीएम्बल, प्रस्तावना करते हैं. ये तो पूछा ही नहीं आपको. व्हाट दे हैव आस्क्ड इज दिस पार्ट, हाउ द हैजार्ड जोनेशन मैपिंग कैन हेल्प इन लैंडस्लाइड्स. तो उसके आसपास चर्चा करनी है. देन यू कैन से अगर ऐसा किया तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में मदद मिलती है. कुछ लोग आराम से प्रश्न 2-3 बार पढ़ते नहीं, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हवाबाजी में सीधा मैंग्रोव और साइक्लोन की इधर भी बात लिख देते. भाई दैट इज नॉट आस्क्ड. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. जोनेशन मैपिंग पूछा है, लैंडस्लाइड, दैट इज द क्वेश्चन. ये तो शुरुआत में प्रीएम्बलिंग है. एनीवेज, सो लैंडस्लाइड इट हैज बीन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर, लेकिन वो अब तक पेपर 1 में हमको देखने को मिला है. 2016 पेपर 1 में पूछ लिया हिमालयस आर वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, तो उसमें सूटेबल मेजर फॉर मिटिगेशन बताइए. 2013 में भी पेपर 1 में पूछ लिया ब्रिंग आउट द कॉज फॉर मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन हिमालय देन वेस्टर्न घाट्स. सो इट हैज बीन देयर, बट लैंडस्लाइड एज अ टॉपिक पेपर 3 में डिजास्टर में पहली बार पूछा गया. इससे पहले भी डिजास्टर के बारे में पूछे थे, बट दैट वाज रिलेटेड टू अर्बन फ्लड्स एंड ड्रॉट एंड अदर थिंग्स, बट लैंडस्लाइड पेपर 3 में पहली बार आया है. तो इंट्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है. डिफाइन, ओरिजिन, डेटा. एनसीईआरटी क्लास 11
उसके अंदर ये सारा माल पड़ा है. वी कैन डिफाइन द लैंडस्लाइड्स. Sudden mass movement of soil is called landslide. Landslide it occurs in hill areas because of instability of the land mass. क्योंकि सॉइल लूज हो जाती है, एक्सेसिव वाटर या मॉइस्चर उसमें आ गया होता है, तो ऐसी सॉइल पर जब ग्रेविटी एक्ट करती है ऑन सच अनस्टेबल लैंड मास, इट विल कॉज अ लार्ज चंक ऑफ सरफेस मटीरियल सच एज सॉइल एंड रॉक टू स्लाइड डाउन रैपिडली. ये मैंने एनसीईआरटी से ही पेश किया है. ऑफकोर्स इन रियल एग्जाम वर्बेटिम आप याद नहीं कर सकते, बट यस, लूज सॉइल एंड एक्सेसिव मॉइस्चर एंड ग्रेविटी एंड हिल एरिया, ये कीवर्ड उसमें दिखने चाहिए, अपने शब्दों में आप लिखिए. हैजार्ड जोनेशन की इन्होंने बात करी है, तो उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं. इट मीन्स डिवीजन ऑफ द लैंड इन होमोजीनस एरियाज एंड रैंकिंग देम अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड कॉज्ड बाय अ डिजास्टर. वैसे तो हम लैंडस्लाइड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, जियोलॉजी, स्लोप, लैंड यूज, वेजिटेशन कवर, ह्यूमन एक्टिविटी, वो सब देखते हुए वी कैन क्लासीफाई द लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑफ हैजार्ड जोन्स. हैजार्ड जोन के अंदर सबसे पहले आप ऐसे जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर हाई टू वेरी हाई वल्नरेबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड्स. कैसे एरिया हो सकते हैं? जहां पर अर्थक्वेक या ऐसी कोई माइनिंग एक्टिविटी के चलते या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, इन सब के चलते देयर इज फ्रीक्वेंटली ग्राउंड शेकिंग हो रहा, तो सॉइल लूज हो जाती है, और उसमें भी अगर हाई रेनफॉल आ जाए ऑन स्टीप स्लोप्स, तो वो जमीन को लूज कर देता है, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है. सो अकॉर्डिंगली हिमालयाज, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज, दीज आर हाई टू वेरी हाई वल्नरेबल जोन्स फॉर लैंडस्लाइड्स. फर्दर, we can prepare the landslide hazard zonations for individual district, road, routes using previous data कि पहले इतनी बार लैंडस्लाइड हुई थी. GIS, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, एरियल फोटोग्राफ ले सकते हैं और ये मैप बना सकते हैं. सो यू फोकस योर आंसर ऑन दी हाई टू वेरी हाई वल्नरेबल एरिया. यहाँ पर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली कैन बी मैप्ड एज अ सेफ जोन फॉर लैंडस्लाइड. भाई वो तो सबको पता है, लैंडस्लाइड किधर होगी? हिल एरिया में होगी, दिल्ली में नहीं होगी. सो डू नॉट इंसल्ट द इंटेलिजेंस ऑफ एग्जामिनर विथ सम सुपरफिशियल. जो चीज़ नहीं होने वाली उसकी नहीं, जो होने वाली उसकी आपने बात करनी चाहिए. डायरेक्टली टॉक अबाउट द एरियाज दैट आर वल्नरेबल. इसरो ने इस प्रकार के लैंडस्लाइड प्रोन एरिया का हैजार्ड जोनेशन मैपिंग ऑलरेडी किया है. उनके पास वो भुवन टेक्नोलॉजी से मैपिंग बनाते हैं. तो ये हिमाचल और उत्तराखंड में जो पिलग्रिम रूट्स हैं उसका देखिए उन्होंने मैप बनाया. ये जो इधर ये रेड एरिया आपको दिख रहा है, पिंक एरिया, पिंक टू ऑरेंज एरिया, ये ऐसा है कि जहां पर लैंडस्लाइड होने की संभावना ज़्यादा है. सो दे हैव डन द जोनिंग इन दिस मैनर. सो हाउ कैन इट हेल्प? क्योंकि प्रश्न में ये है दैट इट विल हेल्प इन द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. आपदा की तैयारी करने में कैसे मदद कर सकता है? सो सच इंफॉर्मेशन एंड जोनिंग इट कैन हेल्प द डिसीजन मेकर्स इन बेटर प्लानिंग. प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा जो ये पिंक कलर का एरिया है, तो बारिश थोड़ी बढ़ जाए, मानसून का सीजन है, पिलग्रिम भी आ रहे हैं, तो उनको कोई ऑल्टरनेट रूट से भेज दिया जाए या यात्रा को बंद कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए. डाइवर्टिंग द व्हीकल, पिलग्रिम, पुटिंग अ हॉल्ट ऑन माइनिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग रेनी सीजन. NDRF, SDRF पर्सोनल को स्टैंड बाय पे रखा जाए. ban ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड, डैम एंड होटल्स. लिमिटिंग एग्रीकल्चर वैलीज, कि आप स्लोप पे जो भी कल्टीवेशन करें तो टेरेस फार्मिंग करो, जूम कल्टीवेशन मत करो. जूम कल्टीवेशन आप जानते हैं, वो पेड़ काट देंगे, जला देंगे, तो वापस सॉइल को वो जो रूट्स पकड़ के रखते थे वो सब खत्म हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ जूमिंग वी कैन एनकरेज टेरेस फार्मिंग इन सच हाई वल्नरेबल एरियाज. लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स, construction of bunds to reduce the flow of water. These things can be prepared once you have the zone ready. अदरवाइज ये होगा कि हर एक जगह ऐसा बनाने गए तो ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा. बेटर कि ये एरिया में बनाए तो एफिशिएंटली आप पैसा यूज कर सकते हैं. सो कंक्लूजन में आप सोचिए, लैंडस्लाइड तो पूरे भारत के लिए कोई हाहाकार की समस्या नहीं है, बिकॉज दे अकर इन अ स्मॉल एंड लोकलाइज डैमेज करते हैं. लेकिन उसके चलते जो रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वो एक इलाका इट गेट्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, उनकी एजुकेशन, होमवर्क, सिलेबस कंप्लीशन, लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ सच एरिया. तो भले पूरे भारत के लिए ये शायद ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जैसा कि वाटर क्राइसिस इन चेन्नई हमको लगता है, बट स्टिल वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम. सो देयरफॉर लैंडस्लाइड प्रिपेयर्डनेस through hazard zonation mapping
शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी अटेंशन इन सच वल्नरेबल एरियाज, ताकि उनका भी इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल ग्रोथ बाकी सब इलाकों की तरह हो सके. नाउ मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन. हैजार्ड जोनेशन मैपिंग उसकी बात नहीं करी और सिर्फ बोल बच्चे ने हवाबाजी की. लैंडस्लाइड डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए माइनिंग को कम करना चाहिए और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन नहीं होने देना चाहिए. दोस थिंग्स आर पुअर. यू हैव टू स्पेसिफिकली टारगेट कि ऐसा मैप बनाने से कैसे मदद मिल सकती है. सो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड थियरी क्वेश्चन बोल सकते हैं. डिफिकल्टी मैं कहूँगा मीडियम लेवल, बिकॉज एज सच एनसीईआरटी क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट उसका चैप्टर 7 नेचुरल हैजार्ड, उसमें जोन दिए गए हैं, बट वो कैसे इन टर्म्स ऑफ स्टेट की हिमाचल और ये सब ज़्यादा वल्नरेबल है, दूसरे लोग कम वल्नरेबल है. वेरेज इन्होंने जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया है हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, उसका मतलब कि पूरे भारत का नक्शा नहीं, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, तालुका, हाईवे, इसरो ने जो मैप बनाए इस टाइप की वो बात पूछ रहे हैं. सो जोन्स दे आर आस्किंग इन रेजोल्यूशन ऑफ 30 to 50 मीटर्स वाले सैटेलाइट मैप पूरे भारत का नक्शा बना के ये वाला राज्य ज़्यादा वल्नरेबल है और गुजरात कम वल्नरेबल है, दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो थीम पर नहीं पूछा है. सो स्कोर आई वुड से 15 में 6 के आसपास लोग खींच सकते हैं, ज़्यादा भी इफ दे आर टारगेटिंग पर्टिकुलरली ये जो जोनेशन मैपिंग में पूछा गया है. बाकी सभी लोगों ने जीनेरिक तो लिखा ही होगा, लैंडस्लाइड में ये कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मेंस पेपर 3, सैंड माइनिंग. कोस्टल सैंड माइनिंग, वेदर लीगल और इलीगल, it poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coast, citing some examples. यानी कि ये तो आगे जो थी वो प्रस्तावना, उसकी हमको बहुत चिंता करनी नहीं है. क्वेश्चन स्टेटमेंट इज दिस: इंडियन कोस्ट, वहां पर होने वाली सैंड माइनिंग, एग्जाम्पल से बताइए कि उससे क्या असर हो रहा है. 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स. ऐसे माइनिंग रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं. मेंस पेपर 1 2017 पूछा गया कि ये बात सही है कि कोल माइनिंग कॉजेज एडवर्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट बट इट इज इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट. विकास के लिए कोयले की खनन करना जरूरी है, भले पर्यावरण को नुकसान हो. मेंस पेपर 3 2013 में पूछा गया इलीगल माइनिंग से क्या नुकसान होते हैं. ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो गो एरिया और नो गो एरिया का कंसेप्ट दिया है वो समझाइए. पेपर 3 2018 में पूछा गया कि ये बहुत सारे सॉलिड वेस्ट वो कंटिन्यूसली जनरेट हो रहे हैं, टॉक्सिक वेस्ट से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है. सो हाउ समथिंग फिजिकल कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर एनवायरनमेंट, ये थीम पर वो पूछा गया. एंड सेम इज कंटिन्यूइंग हियर कि कोस्टल सैंड माइनिंग, वर्ड को फोकस करिए. कोस्टल सैंड माइनिंग तो नदी के तल में जो हो रहा है उसके बारे में नहीं पूछा है. सो व्हाट कैन वी डू हियर. इंट्रोडक्शन. सैंड माइनिंग को डिफाइन तो क्या करना, उसको आप ओरिजिन ऐसे दे सकते हैं कि जनता सैंड माइनिंग करती क्यों है. वेल सैंड इट इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आवर इकोनॉमी. चाहे कंक्रीट बनाना है, रोड फिलअप करना है, बिल्डिंग बनाना है, ब्रिक बनाना है, ग्लास बनाना है, सैंड पेपर, सैंड इज रिक्वायर्ड. एंड विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड देयर इनकम लेवल्स, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री सेक्टर में सैंड की डिमांड बढ़ी है. द सैंड माइनिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सैंड एंड ग्रावेल फ्रॉम द रिवर बेड एंड सी बेड, और उसके चलते फॉलोइंग हार्म्स आर कॉज टू द एनवायरमेंट. लेकिन यहाँ पर रिवर बेड वाले हार्म हमने नहीं लिखने, हमने सी बेड वाले हार्म लिखने. सो बॉडी पार्ट में आप लिखेंगे हाउ इट हार्म्स द एनवायरमेंट. जो बीच के ऊपर सैंड ड्यून्स होते हैं, बालू की पूरी जो घाटिया जैसा बन जाता है, इट प्रोटेक्ट्स द बीच ड्यूरिंग द ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड इरोजन ड्यूरिंग द वेव्स. लेकिन वो सैंड माइनिंग में आपने सब हटा दिया तो बीच बिकम्स मोर वल्नरेबल. सी वाटर इंट्रूजन इनटू कोस्टल एक्वीफर्स, जिसके चलते अपना फ्रेश वाटर भी खारा हो जाता है, तो एग्रीकल्चर को नुकसान होता है. इवन जो ज़मीन पर लेने वाली फ्लोरा फोना, उसको भी खारे पानी के चलते ग्रोथ और सर्वाइवल में असर होता है. केरला के अंदर अलग अलग जो रामसर वेटलैंड साइट है वहाँ पर ये प्रॉब्लम आजकल दिखने को मिल रहा है. बिकॉज क्वेश्चन सेट गिव एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल हमको पता होने चाहिए. तो रामसर वेटलैंड कुछ केरला के याद हो तो उसका नाम लिख दीजिए, देन यू से दिस इज द प्रॉब्लम हैपनिंग. सैंड ड्रेजिंग एक्टिविटीज, वो बुलडोजर से ऐसे खोद खोद के निकालता है तो उससे नॉइस होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके चलते टर्टल एंड बर्ड्स इन द कोस्टल एरिया उनकी जो भी नेस्टिंग और ब्रीडिंग एक्टिविटी है उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं. एंड एज अ रिजल्ट गुजरात में कच्छ या उड़ीसा का गंजम, वहाँ पर सी टर्टल की जो ब्रीडिंग बिहेवियर थी वो पहले से बहुत कम हो गई है, ऐसा भी विशेषज्ञ बोल रहे हैं. बिकॉज अगेन दे सेड गिव एग्जाम्पल, तो अपने पास कुछ एग्जाम्पल, भले इवन इफ यू हैव नॉट फिजिकली विजिटेड और सीन, कुछ आप बना तो सकते हैं कि
सी टर्टल किधर आते होंगे, ओके इधर इधर, सम प्रॉब्लम्स दे मे बी फेसिंग। ऑयल स्पिल, लीकेज, ये ट्रक मशीन बुलडोजर सब चलता है, उसमें से जो ऑयल का रिसाव होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एनवायरमेंट को नुकसान होता है। लीचिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मोनोजाइट एंड जिरकॉन सैंड्स, केरला और तमिलनाडु कहीं पर ऐसे मिले जाते हैं, तो उसको भी खोद खोद के तो निकाल लेते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो सोचिए रेडियो एक्टिविटी का कुछ नुकसान तो हो ही रहा होगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट एंटर्स इनटू एटमॉस्फेयर, जिसके चलते डस्ट पॉल्यूशन होता है। ये लोग कोस्टल एरिया में ऐसी खुदाई करते हैं तो स्वाभाविक है पानी जो है मिट्टी उसमें जाना शुरू हो जाएगा, टर्बिडिटी, धुंधलापन पानी का बढ़ जाता है, और ऐसा धुंधलापन बढ़ जाता है, सेडिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिश क्रैब पॉपुलेशन उसको असर होता है, और फिर ये फिश और क्रैब खाने वाले बर्ड पॉपुलेशन उसको भी असर होता है, तो पूरी फूड चेन, फूड वेब इज गेटिंग हार्म्ड। कोरल रीफ को भी ऐसे ही असर होता है बिकॉज ऑफ टर्बिडिटी। सो एंटायर इकोसिस्टम इज डैमेज, जैसे कि जामनगर और भावनगर बीचेस में जो कोरल रीफ्स हैं दे आर गेटिंग डैमेज। सो अल्टीमेटली द कंक्लूजन कि ये प्रॉब्लम्स है, इलीगल माइनिंग करो तो भी प्रॉब्लम है, लीगल माइनिंग करो तो भी ये नुकसान तो होते ही हैं। दे डायरेक्टली डैमेज द कोस्टल फ्लोरा, फौना एंड इकोसिस्टम, एंड देयरबाय दे इनडायरेक्टली हार्म द हेल्थ एंड लाइवलीहुड ऑफ द ह्यूमंस एज वेल। फिश पॉपुलेशन, क्रैब पॉपुलेशन खराब हो रही है तो फिशरमैन का भी नुकसान तो है ही। A PIL has been filed in the Supreme Court. Supreme Court has issued directive to union and state government in 2019, and hopefully it will help curbing this menace. ये समस्या से अंत में कुछ हल निकल के आएगा, ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं। मिस्टेक्स, पहली तो मिस्टेक की रिवर बेड के बारे में नहीं पूछा, तो अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि चंबल रिवर बेड में बहुत इलीगल माइनिंग होता है और घड़ियाल जो क्रोकोडाइल हैं दे आर अनेबल टू ले द एग्स, रिवर का कोर्स डाइवर्ट हो जाता है, फ्लड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, वो सब बात सही है, बट द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक कोस्टल एरिया में स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है वो आप बताइए। सो दिस इज नॉट आस्क्ड, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ कोस्टल एरियाज एंड कोस्टल प्रॉब्लम्स। इसको आप बोल सकते हैं फैक्ट बेस्ड थियरी क्वेश्चन है। वैसे 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने गाइडलाइन इशू करी थी, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, बट यूपीएससी हैज नॉट आस्क अबाउट दोज थिंग्स कि वो क्या डायरेक्टिव या सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रश्न था, सिंपली दे आस्क कि व्हाट इज द हार्म कॉज्ड बाय दिस थिंग, तो ये थियरी का प्रश्न है। डिफिकल्टी लेवल मैं कहूँगा इजी से मीडियम बोल सकते हैं। पार्शियल आंसर इज अवेलेबल इन शंकर आईएएस एनवायरनमेंट बुक, बट ये शंकर सर की किताब में ज़्यादा फोकस उनका रिवर बेड में क्या नुकसान होता है उस पर ज़्यादा लिखा है, और यहाँ पर प्रश्न है कोस्टल में क्या तकलीफ, सो यू हैव टू अप्लाई सम ब्रेन ऑल्सो, तो एकदम ईजी नहीं बोल सकते। बट एनीवेज ये कोई रॉकेट साइंस जैसा तो है नहीं, तो 10 में से 5 मार्क के आसपास तो सब लोग लेके आएंगे, उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं अगर आप ये कोस्टल एरिया के कुछ एग्जाम्पल दे दे, केरला का ये वेटलैंड, ओडिशा में ये है, गुजरात में ये है, देन यू कैन फेच लिटिल मोर मार्क्स। Next question from environment was this: define the concept of carrying capacity of an ecosystem as a relevant to environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region. Carrying capacity क्या है और उसकी मदद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लानिंग करने में मदद कैसे मिलती है। इस टाइप के प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं। मेंस पेपर 3 2016 ह्यूमन सेटलमेंट और इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया। फिर 2018 में पूछा गया कि मॉडर्न एनर्जी फॉर्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सो कैरिंग कैपेसिटी एज अ स्पेसिफिक थिंग पहली बार पूछा गया, बट उसके आसपास मिलती जुलती चीज़ें पहले पूछ चुके हैं। सो हियर कैरिंग कैपेसिटी आप उसका इंट्रोडक्शन करेंगे उसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन दैट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या, कोई एक इकोसिस्टम या कोई एक एनवायरनमेंट वो मैक्सिमम कितने ह्यूमन, टाइगर, डियर, प्लांट्स एंड एनिमल्स को सस्टेन कर सकता है। सो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीसीज दैट एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन indefinitely given the food, habitat, water and other necessities available in the environment. अब ये कंसेप्ट की मदद से मान लीजिए इतने 100 किलो घास है तो उसके सामने हम लोग 10 डियर को जिंदा रख सकते हैं और उसको खाकर एक टाइगर जिंदा रह सकता है, एंड दिस विल बी द रिप्रोडक्शन लेवल एंड दिस विल बी द रिप्रोडक्शन लेवल। ऐसा करके ये पूरी इकोसिस्टम में एक टाइगर ही रह सकता है, 25 टाइगर नहीं रह सकते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ थिंग कैरिंग कैपेसिटी बोलना चाहता है। So this concept can be used for making policies for sustainable development in following manner. तो बॉडी में आप बात कर सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी एंड पॉपुलेशन के बारे में। पहला,
ये इस टाइप का असेसमेंट करके हाउ मच फूड एंड वाटर एंड अदर रिसोर्सेज आर अवेलेबल, we can find out how much human population can be allowed to live in an area without harming the plant, animal, bird, and insect. So accordingly, we should impose some restriction on the expansion of urban areas, tourist resorts toward forest area. वनों की तरफ और आबादी नहीं जाए उसके प्रयत्न करने चाहिए. अदरवाइज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, टूरिस्ट एक्सपांशन, उसकी चलते जो इकोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं वो हमने पहले भी देखे. आपको उत्तराखंड का 2013 का फ्लैश फ्लड याद होगा, बिकॉज एकदम नदी के नज़दीक ही इतने सारे होटल रिसोर्ट बना दिए थे और वहां से जितना पानी जाना था वो जाना था. सो देन दोज थिंग्स गॉट डिस्ट्रॉयड. किसी भी इकोसिस्टम में एक टाइगर को जिंदा रहने के लिए 6200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इज रिक्वायर्ड, और उसको एवरी वीक कम से कम एक डियर साइज्ड एनिमल, एक हिरन की आकार का जानवर खाने को मिलना चाहिए. अगर इतना है तो आप एक टाइगर को जिंदा रख सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड द कैरिंग कैपेसिटीज, और वो जंगल एरिया को आपने सेफ गार्ड करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या, देन द टाइगर वो ह्यूमन हैबिटेट में एंटर हो जाता है, मैन टाइगर कन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है. 2018 में आपने देखा होगा न्यूज़ में कि एक टाइग्रेस थी अवंती, उसने कुल मिला के 13 लोगों को मार दिया था, बिकॉज ह्यूमन हैबिटेट में आ जाती थी. उसको खाने के लिए डियर और वाइल्ड एनिमल शायद नहीं मिल रहे थे, एंड अल्टीमेटली महाराष्ट्र में उसको मारना पड़ा. सो दिस इज शोइंग व्हेन वी डू नॉट रिस्पेक्ट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन आगे बढ़ते रहे तो ये सब होता है. देन कैरिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ फूड एंड वाटर. अगर आप फॉरेस्ट लैंड को फार्म लैंड में कन्वर्ट कर देंगे तो मनुष्य के लिए खाना बढ़ जाएगा, लेकिन वाइल्ड एनिमल के लिए खाना कम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. उसी प्रकार अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को शॉपिंग मॉल और कार फैक्ट्री बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया तो ह्यूमन पॉपुलेशन की भी फूड सिक्योरिटी को असर होता है. सो अकॉर्डिंगली वी शुड बैलेंस द रीजनल प्लानिंग. वाटर रिसोर्सेज, अगर आप ज़्यादा इंडस्ट्री को, पावर प्लांट को अलाउ करते हैं तो वैसे तो नदी में कुछ गंदगी भी जाए तो नदी की खुद की नेचुरल कैपेसिटी होती है उस चीज़ों को रिसाइकल कर सके. बट बियॉन्ड अ लेवल 500 टाइप के फैक्ट्री लगा दी आजू बाजू में तो वो नेचुरल कैपेसिटी ऑफ द रिवर बॉडीज टू रीजनरेट एंड प्योरीफाई देमसेल्व्स, वो कैरिंग कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है. सो इट विल क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स. सिमिलरली सरकार राइस और शुगर केन और ऐसे सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप में पॉपुलिज्म के नाम पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बढ़ाती रहती है, विदाउट थिंकिंग और गिविंग अ थॉट कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितना रिवर और लेक और वाटर इज अवेलेबल, विदाउट लुकिंग एट द एबिलिटी ऑफ द नेचुरल एक्वीफायर्स टू सस्टेन दिस मैनी क्रॉप्स. तो कैरिंग कैपेसिटी का ही मसला है कि उतना पानी है ही नहीं जितना आपको सब उगाना है. सो इट रिजल्ट्स इनटू एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड वाटर क्राइसिस. बॉडी 3 में आप कुछ बातें कर सकते हैं वेस्ट के बारे में. प्रकृति खुद से ही खुद का कचरा डिकम्पोज कर देती है. कोई जानवर मर गया तो वो सब हाइना एंड वल्चर्स दे विल डिकम्पोज इट. सो वट एवर वेस्ट इज एंटरिंग इन अ नेचुरल सिस्टम, तो सॉइल, वाटर, एटमोस्फियर हो, उसको वो खुद डिकम्पोज कर सकते हैं. इट इवन प्रोवाइड्स फूड फॉर द स्कैवेंजर बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई. लेकिन उस कैपेसिटी से ज़्यादा डंपिंग हम लोगों ने शुरू कर दिया तो फिर वो बर्ड, बीज और फिश और सभी को हार्म होता है. अल्टीमेटली फिशरमैन और फार्मर की लाइवलीहुड को भी असर होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा जोखिम में आ जाता है. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू रिमेन विजिलेंट. अनट्रीटेड वेस्ट को डिस्कार्ड ना करे, रिसाइकलिंग, रीयूज करे, सेग्रीगेशन ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन करे, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सब मसले आप सोच सकते हैं. सो अल्टीमेटली द कंक्लूजन कि यस, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में सोचते हुए अगर आप काम करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग में इस तरह से मदद मिलती है. कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, यू कैन कोट समवन एंड देन यू कैन से यस देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट. तो एम के गांधी को आप कोट कर सकते हैं. अर्थ, एयर, लैंड, वाटर, दे आर नॉट इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर फॉरफादर्स बट रादर लोन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. तो कम से कम उनको हमने इतना तो देना ही चाहिए जितना कि हमारे बाप दादाओं ने हमको दिया था. गांधी जी ने ये बोला था, एंड देयरफॉर we must remain vigilant about this carrying capacity of an ecosystem before expanding human activities into it. So conclusion is basically yes, it is important and we have to do this. Mistakes. क्वेश्चन में पूछा है कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी को आपने डिफाइन नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर पूरा प्रश्न उसमें जितनी आप रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी की बात करो, द एंटायर आंसर इज हॉलो. ग्रेटा थनबर्ग सेड दिस एंड दैट. भाई वो बराबर है, बट इफ यू आर राइटिंग एन ऐसे देन यू कैन कोट. ये अब 150 250 वर्ड्स में लिखना है
तो ग्रेटा थर्बर ये बोला वो बोला करके एक पैराग्राफ बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है. योर आंसर हैज टू बी मोर शार्पर एंड कंडेंस. बिसाइड्स वो ग्रेटा को अभी कोई नोबेल प्राइज विन करना बाकी है, गांधी जी जैसा कुछ स्पेक्टाकुलर करना बाकी है. सो इफ यू हैव टू गिव प्रायोरिटी कि ग्रेटा के बारे में लिखिए, गांधी के बारे में, नंबर 1 विल गो टू गांधी. इफ यू आर राइटिंग एन ऐसे तो भी आप इसको बोल सकते हैं देयर इज अ लेडी कॉल्ड दिस एंड शी इज डूइंग दिस एक्टिविज्म. बट यहाँ पर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये दूसरी दिशाओं में जाके अन्ना हजारे ने ये बोला और बाबा रामदेव ये कर रहे हैं, दोज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड. यू शुड एनरिच इट विद सम डेटा, रियल लाइफ एग्जांपल, 250 वर्ड्स पे फिलअप करना है, जैसे वो टाइग्रेस अवंती मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है वगैरह. इसको आप ऐसे ही ओपिनियन टाइप ऑफ थियरी क्वेश्चन बोल सकते हैं, मीडियम लेवल डिफिकल्टी है. आउट ऑफ 15 मार्क्स 5 या उससे ज़्यादा डिपेंडिंग कि जिनकी ऐसे राइटिंग स्किल बढ़िया है वो लोग उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाए होंगे कंपेयर टू अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एनवायरमेंट और डिजास्टर के बाद अब अगला सेगमेंट आता है साइंस. यहाँ पर GSM3 2019 में पूछा गया, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट अवर स्पेस प्रोग्राम. भारत का स्वयं अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की योजना, उससे हमको क्या लाभ होगा. 10 मार्क्स 150 वर्ड्स. ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है. जून 2019 में इसरो ने कुछ अनाउंस किया था, तो ये क्या D-1 ईयर का करंट अफेयर्स टॉपिक है. स्पेस हैज बीन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC एग्जामिनर फॉर पेपर 3. पिछले 4 साल में कंटिन्यूअसली प्रश्न पूछे. 2015 में पूछा ये स्टैंडर्ड पोजीशनिंग और ये GPS और IRNSS सैटेलाइट का क्या महत्व. 2016 में पूछा कि स्पेस साइंस की मदद से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या मदद. 2017 में पूछा ये चंद्रयान मंगलयान तो हमने किया बट मैन्ड स्पेस मिशन अब तक क्यों नहीं कर पाए. और लास्ट ईयर 2018 में पूछा, तब GS पेपर 1 में पूछ लिया उन्होंने कि IRNSS वो जो देसी GPS सैटेलाइट है उससे हमको क्या मदद मिलेगी. सो कंटिन्यूअसली इन द लास्ट 4 years they have been asking, and this time they ask India's space station. Again, introduction में क्या हो सकता है, you can define the thing. Space station is a type of spacecraft. It is capable of supporting crew members. It is designed to remain in space for an extended period of time. ये ISS स्टेशन है, 3 महीने तक लोग उसमें रहते हैं. सो USSR का सल्यूट, चाइना का टियानगोंग, ये सब एग्जाम्पल है. फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज जॉइंटली ऑपरेटेड बाय USA, रशिया, EU, चाइना, कनाडा एंड जापान, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है. एट प्रेजेंट आउट ऑफ द गिवन एग्जाम्पल ओनली ISS इज फुल्ली ऑपरेशनल. 2019 में इसरो ने अनाउंस किया कि हम भी अपना एक देशी स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं. नाउ इट्स फीचर्स एंड बेनिफिट्स वो आप बॉडी में लिखिए. वैसे तो हम लोगों ने तय किया गगनयान प्रोजेक्ट में भारत 2 या 3 लोगों को 5 से 7 दिनों के लिए 2022 में स्पेस में भेजने वाला है. ये स्पेस स्टेशन प्रोग्राम का उद्देश्य है, इट विल बिकम अ परमानेंट एक्सटेंशन ऑफ दैट गगनयान प्रोजेक्ट. गगनयान में 5-7 दिन रह के आए बट कंटिन्यूअसली कुछ होना चाहिए, इसलिए हमने सोचा है कि उसके बाद ये करेंगे. सो दिस स्पेस स्टेशन विल बी लॉन्च 5 to 7 years आफ्टर द गगनयान प्रोजेक्ट. यहाँ पर एस्ट्रोनॉट 15 से 20 दिन तक उसके अंदर रह पाएंगे, 400 किलोमीटर अबव द अर्थ रहेंगे. वो वहाँ पर माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे. ये जो स्पेस स्टेशन बनेगा हार्डली 20 टन साइज का हम लोग बनाने वाले हैं, तो इसको बिल्ड, ऑपरेट, सर्विस, मेंटेनेंस करने का बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं, इनएक्सपेंसिव होगा नहीं. देन द बेनिफिट्स. नाउ बेनिफिट्स ऑफ स्पेस स्टेशन इटसेल्फ, वो तो क्या है, माइक्रोग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 15 दिन तक रह सकते हैं, कुछ रिसर्च से डेटा निकल के लाएंगे. सो डायरेक्ट बेनिफिट्स आपके पास शायद इतने होंगे नहीं. सो देन यू हैव टू टॉक अबाउट द जनरल बेनिफिट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम, और ये बोल सकते हैं कि ये भी उसमें और मदद करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इसरो ने ऑलरेडी ये चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान टाइप के प्रोजेक्ट जो कर रहा है, एज अ रिजल्ट इसरो इज बिकमिंग ग्लोबल लीडर इन द स्पेस टेक्नोलॉजी. तो सक्सेसफुल स्पेस स्टेशन बनता है तो हमारी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. ऐसी जो भी रिसर्च फाइंडिंग मिलके आती है उससे हमको वेदर डिजास्टर फोरकास्ट में मदद मिलती है. स्पेस टेक्नोलॉजी को जो भी प्रोजेक्ट करेंगे आप, इट इंस्पायर्स द यंग माइंड. नौजवान लोग स्पेस साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं. भारत के अंदर से जो ब्रेन ड्रेन के नाम पर लोग अमेरिका भाग जाते हैं वो थोड़ा कम हो सकता है. सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम, एंड सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दिस स्पेस स्टेशन विल फर्दर कैटलाइज दिस बेनिफिट्स एंड एड अनदर फेदर इन इसरोज कैप. इसकी टोपी में एक और नया फेदर लग जाएगा. इवन मोर थिंग्स यू कैन से दैट भारत जो कि
दूसरे देशों के सैटेलाइट्स हम लोग आउटसोर्सिंग बेसिस पर लॉन्च करते हैं, तो अगर ये हमने सक्सेसफुली कर दिया तो हमको ऐसे भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में मिल सकते हैं कि दूसरे देशों के स्पेस स्टेशन हम लोग डिजाइन करके आउटसोर्सिंग में चलाएं. सो लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अर्नड एंड सो ऑन. मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में एक आध लाइन लिखनी चाहिए. माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंटेशन और ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म्स आपने यूज करने चाहिए. सो दैट इज रिक्वायर्ड. कुछ लोग जो पूछा है उसकी बात नहीं करेंगे और सीधा कि चंद्रयान क्यों फेल हो गया एंड वी शुड नॉट गेट डिसहार्टन, वो सब बराबर है, बट वो इधर पूछा नहीं है. जो पूछा है उसकी बात करो. 150 वर्ड्स में लिखना है. सो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर क्वेश्चन. D-1 ईयर बोल सकते हैं. इसरो ने 2019 जून में अनाउंस किया था. डिफिकल्टी लेवल मैं कहता हूँ इजी, क्योंकि सभी न्यूज़पेपर में कवर हुआ था. करंट अफेयर्स कंपाइलेशन करने वाले सभी PDF फाइल वालों ने कंपाइल किया था. सो मिनिमम 5 मार्क्स आउट ऑफ 10 तो सभी इसमें खींच के लाएंगे. ज़्यादा भी आ सकते हैं कंपेयर टू कि और आपने क्या क्या फैक्ट का मसाला डाला. माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इतने टन का वजन होगा, इतने किलोमीटर पे रहेगा, देन यू मे गो इवन हायर. 6-7 मार्क्स यू कैन फेच. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइंस वाज दिस फार्मा पेटेंट्स. How is the government of India protecting the traditional knowledge of medicine from patenting by the pharmaceutical companies? बेसिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार से रक्षा करे. बेसिक कंपनी, फार्मा कंपनी बोलो ना, आयुर्विज्ञान ओके, मेडिकल. सो मैंने सुबह भी आपको बोला था, इवन इफ यू आर राइटिंग द आंसर इन हिंदी और सम अदर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन इन इंग्लिश फर्स्ट, कि आपको मिले क्या बात चल रही है. ऑफकोर्स फॉर टर्मिनोलॉजी देन यू शुड रीड हिंदी में ये है, तो फिर आप जब भी जवाब लिखे तो फार्मा हिंदी में ना लिखते हुए बेसिक कंपनी लिखे. ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है. पेपर 3 2015 में बोला कि भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि TKDL प्रोजेक्ट क्या है और उसके फायदे नुकसान क्या है. बेसिकली दिस न्यू क्वेश्चन, इट इज सिंपली द रीहैशिंग ऑफ दिस प्रीवियस क्वेश्चन. ये प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा गया है, बट शब्दों को परिवर्तित करके पूछा गया. फिर 2014 में पूछा गया कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट के बारे में लिखिए. 2013 में पूछा कि भारत का ये पेटेंट लॉ, उसकी बात करिए और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ग्लीवेक का पेटेंट क्यों रिजेक्ट करवा दिया और उसके फायदे नुकसान क्या होंगे. सो एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट, फार्मा इंडस्ट्री, उस एंगल से पूछा गया. सो इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप ये ट्रेडिशनल नॉलेज को डिफाइन कर सकते हैं. ट्रेडिशनल नॉलेज, इट इज द अवेयरनेस, एक्सपीरियंस, नॉलेज दैट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद इन अ रीजन. एक कोई खास भौगोलिक क्षेत्र में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो प्रादेशिक ज्ञान को बांटा जाता है. इट कैन बी एग्रीकल्चर, साइंटिफिक, टेक्निकल, इकोलॉजिकल, मेडिकल नॉलेज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो अजवाइन यानी कैरम सीड और सॉल्ट उसको खा लीजिए. या एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो कोई इन्फ्लेशन ना हो जाए उसके लिए आप टर्मरिक दूध में गर्म करके पी लो, या उसका कुछ आप मलम करवा दो. दीज आर द टाइप ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. ज़्यादातर ट्रेडिशनल नॉलेज दादी माँ के नुस्खे टाइप का होता है, अनडॉक्यूमेंटेड होता है. इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ, बोल बोल के एक से दूसरी पीढ़ी में जाता है. प्रॉब्लम कम्स व्हेन नाउ यू एंटर इनटू द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम. ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोपायरेसी. बायोपायरेसी का मतलब ये है कि कुछ नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल या जेनेटिक मटेरियल या ऐसी कोई ट्रेडिशनल नॉलेज, उसका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन करना, लेकिन जो कम्युनिटी है उसको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं देना. मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसा करती है. उन्होंने भूतकाल में भारत का बासमती राइस, वीट, इवन नीम, ये सब का पेटेंट करवाने की कोशिश करी. तो अपनी चीज़ हमें यूज़ करनी हो, हमको उन्हें रॉयल्टी में पैसा देना पड़े. सो दिस वॉज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड एंड इट इज़ कॉल्ड बायोपायरेसी. सो देयरफॉर ट्रेडिशनल नॉलेज, उसका फार्मा पेटेंट नहीं हो जाए, वो रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, वो आपने बॉडी पार्ट 1 और 2 में लिखना है. पार्ट 1 में मैं लिखूंगा लीगल कदम कौन से उठाए. पार्ट 2 में मैं लिखूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कदम कौन से उठाए. सो पार्ट 1 ऑफ द बॉडी, लीगल प्रोविजन क्या है. भारत सरकार का ये पेटेंट एक्ट 1970, उसके अंदर सेक्शन 3P, इन्वेंशंस दैट आर नॉट पेटेंटेबल, स्पेसिफिकली बोला गया है कि ट्रेडिशनल नॉलेज, उस हिसाब से जो इन्वेंशन किया जाए, दैट इज नॉट अ पेटेंटेबल इन्वेंशन. तो मैं बोलूँ अजवाइन और सॉल्ट खा लो और उसका पेटेंट मुझे दे दो और रॉयल्टी मुझे मिले, दैट इज नॉट पॉसिबल. सेकंड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी कंपनी
ये स्टेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोर्ड उसकी अनुमति के बिना ऐसा कोई ट्रेडिशनल नॉलेज या ऐसा कोई प्लांट पौधा है उसका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकती, पहले उन्होंने ये बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। सेकंड, लोकल एरिया में हर एक लोकल बॉडी ने, मतलब पंचायत अर्बन बॉडीज, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनानी होगी। उनके लोकल एरिया का जो भी ऐसा नॉलेज है उसको पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर उसमें डॉक्यूमेंट करना होगा कि ये चीज़ें ऑलरेडी ट्रेडिशनल नॉलेज में है, तो भविष्य में कोई उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना चाहे तो पहले उनको पैसा देना होगा। देन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, वहाँ पर भी ऐसी बात है कि ट्रेडिशनल प्लांट कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन अगर पब्लिक ऑर्डर पब्लिक मोरालिटी को नुकसान करता है। सो प्रोविजंस आर देयर टू प्रोटेक्ट द थिंग्स, बट सामने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स भी लेने होंगे। सो पार्ट 2 में आप लिखेंगे कि सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप क्या लिए। आयुष मिनिस्ट्री एंड CSIR उन्होंने मिलकर एक डेटाबेस बनाया जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL। TKDL में हमारे आयुर्वेद यूनानी सिद्ध ऐसे 2.90 लाख मेडिकल फॉर्मुलेशन उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया है कि नीम से ये लाभ होता है, ये हनी से ये लाभ होता है वगैरह। एंड इट इज़ अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन इन इंटरनेशनल 5 लैंग्वेज, इंग्लिश के अलावा की भी कुल मिला के दूसरी 4 होगी, कुल 5 लैंग्वेज में ये अपलोड किया है। और ये TKDL का पूरा डेटाबेस का एक्सेस इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस को भी दिया गया है। सो सपोज अ फार्मा कंपनी इज फाइलिंग अ पेटेंट, हनी के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट करके नया दवाई बनाया है, सो इफ एनी ट्रेडिशनल नॉलेज इज इन्वॉल्व इन देयर, तो वो इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस अपने TKDL ये जो डेटाबेस है उसके साथ वो क्रॉस चेक करेगा, और अगर कुछ लगे कि ये तो ट्रेडिशनल नॉलेज से ही लेके आया आदमी, सो रेड फ्लैग उसको किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली एक्शन विल बी टेकन। So like that we are trying to prevent the pharma patent of the traditional knowledge. So लीगल एंगल देख लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल देख लिए, नाउ क्या आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि वैसे ट्रेडिशनल नॉलेज उसकी कोई दवाई नहीं बनाए ऐसा भी नहीं है, बट इट शुड बी यूज फॉर वेलफेयर ऑफ एवरीवन। फॉर एग्जांपल ये साउथ अमेरिका और पेरुवियन ट्राइब्स दे यूज सिंकोना ट्री के बार्क और उसमें से क्विनिन एक्सट्रैक्ट करके वो मलेरिया की दवाई खुद बना लेते, आयुर्वेद टाइप का कुछ उनका चल रहा था। इसी को देखते हुए ये यूरोपियन सब विशेषज्ञों ने क्विनिडीन और ऐसी दूसरी दवाइयां बनाई जिससे मलेरिया से हम लड़ सकते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज है वो लाभकारी तो है, अगर ट्रेडिशनल नॉलेज को ऐसे यूज करें देन इट सेव्स द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ ड्रग फ्रॉम स्क्रैच। ऑलरेडी आपको ये क्विनिन का कुछ फॉर्मूला ये प्लांट में से मिल गया, उसको और रिफाइन किया तो क्विनिडीन दवाई बन गई, तो बहुत सारा रिसर्च का डेवलपमेंट का कॉस्ट और टाइम अपना बच जाता है इन इन्वेंटिंग अ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल। So therefore we have to encourage the research in traditional knowledge, वो बात सही है, but at the same time we should ensure that benefits of the particular research they benefit the entire humanity and not just to fatten up the wallets of few pharma companies। कोई एक आध फल पौधा कुछ है और उसकी दवाई कैंसर की बना के 2 लाख 3 लाख रुपए में बेचे, वेल दैट इज नॉट द थिंग वी वांट। ऑफकोर्स वो कैंसर की दवाई भी इन्वेंट करे बट इट शुड बेनिफिट ऑल द पीपल, रीजनेबल लेवल के प्रॉफिट में लोग काम करे, दैट इज व्हाट वी शुड डिजायर। So in this regard, Government of India has taken appreciable legal and administrative steps. Mistakes in this question. अगर आपने यहाँ पर ये TKDL नहीं लिखा तो ये पूरा जवाब इट इज हॉलो, उसके सिवाय एक जवाब में मार्क नहीं मिल सकते, क्योंकि 250 वर्ड्स में पूछा है तो आपने कुछ एग्जाम्पल देने चाहिए, कोई ड्रग प्लांट एग्जाम्पल, आयुर्वेद का ही कुछ नॉलेज आप लिख सकते हैं, बट यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग। सीधा ही हवा में ट्रेडिशनल नॉलेज, बट क्या भाई कुछ तो बोलो, अजवाइन और सॉल्व डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, या कुछ हनी से ये होता है, यू हैव टू गिव सम एग्जांपल। कुछ लोग इसमें गलत दिशा में चले गए होंगे। एवरग्रीनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग पेटेंट्स, सपोज कोई ड्रग मॉलिक्यूल की 20 साल की पेटेंट खत्म होने को आई है तो कंपनी वाले उसमें थोड़ा ही बदलाव करके वापस नया पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग। बट यहाँ पर प्रश्न एवरग्रीनिंग के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ तो कंप्लीटली सेपरेट मैटर कि ये ट्रेडिशनल ज्ञान का मिसयूज को रोकना है। सो इफ यू आर राइटिंग इन दैट डायरेक्शन, गलत जवाब है आपका। दिस इज अ फैक्ट बेस्ड कंटेम्पररी क्वेश्चन, इसको मोर देन D-2 ईयर्स से भी लंबी वाली बात है, क्योंकि ये TKDL डेटाबेस वो 2015-16 से ये चीज़ें चर्चा में रही थी। डिफिकल्टी लेवल मैं कहूँगा मीडियम लेवल है, टफ नहीं बोल सकते, क्योंकि 2015 में जो TKDL का प्रश्न पूछा गया सिंपली उसी को रिहैश करके वापस पूछा गया, लेकिन ये मीडियम इसलिए है क्योंकि 250 वर्ड्स में लिखना है, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सब बातें करके पन्ने भरने थे। अगर 150 वर्ड में ही था तो मैं बोल देता कि ये तो ईजी क्वेश्चन है,
थोड़ा पेटेंट एक का लिखना है, एक तो टीकेडीएल की बात करो बट 250 वर्ड्स यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। इन टर्म्स ऑफ मार्क 15 में से 5 या उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने पेटेंट एक्ट के अलावा वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और फार्मर प्रोटेक्शन वाले एक्ट का जिक्र किया हो, टीकेडीएल का जिक्र किया हो, यू हैव साइटेड सम एग्जांपल, देन यू कैन होप टू गेट सम 7 8 और इवन मोर मार्क्स। अदरवाइज तो जीनेरिक बात में जीनेरिक 5 4 5 मार्क में मिल सकता है। तो मित्रों ये था अपना थर्ड ब्लॉक, एनवायरनमेंट डिजास्टर एंड साइंस। 75 मार्क के क्वेश्चन हमने देखा। लैंडस्लाइड जोनिंग वो तो एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी बोल बच्चन टाइप के क्वेश्चन थे। इसरो स्पेस स्टेशन वो करंट अफेयर आइटम थी, मल्टीपल न्यूज पीडीएफ फाइल में उपलब्ध था। फार्मा पेटेंट वो तो सिंपली दे रिपीटेड द क्वेश्चन फ्रॉम 2015 अंडर डिफरेंट सेंटेंस। So all these things they are from the well-known territories and known material। जैसे कि ये साइंस टेक बायोटेक का सारा माल आपको रवि अग्रहारी की साइंस टेक की बुक से मिल जाएगा। डिजास्टर का सारा माल इग्नू से मिल जाएगा। ये स्पेस स्टेशन वगैरह वो तो न्यूज़पेपर करंट अफेयर पीडीएफ में आराम से मिल जाएगा। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट लाइक समथिंग आउट ऑफ स्पेस हैज़ फॉलन ऑन योर हेड, मैनेजेबल था। तो ये सब मटेरियल देखना चाहिए। यू शुड ऑल्सो कीप अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग ऑल द पास्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 2013। 2013 से ये नया सिलेबस इफेक्टिव हुआ, तो जितने भी प्रश्न पूछे ये सबको आप सॉल्व करो, तो आपके पास इतना मटेरियल होगा, एटलीस्ट एक तो अपना जवाब ऐसे ही बन जाता फार्मा पेटेंट वाला। सो यू शुड कीप द हैबिट। उसके बाद अपना लास्ट पिलर है दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी। वहां पर 4 प्रश्न पूछे गए, बट लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद दिस। सो अ ब्रेक फॉर 5 minutes and then we'll continue with the remaining paper.
All right, friends, so our 5-minute break is over, and now to the last segment, that is internal security. 50 मार्क के प्रश्न पूछे गए, 4 सवाल थे। साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है, इंडो म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी के क्या मसले हैं, टेररिज्म में ओवरग्राउंड वर्कर का क्या रोल रहता है, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड एनआईए उसके अमेंडमेंट किए गए, वो क्या अमेंडमेंट थे, और उसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को क्या दिक्कत है। सो अगेन क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिर आंसर एंड अल्टीमेटली कॉमन मिस्टेक, ये फॉर्मेट में देखते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, साइबर डोम. What is the Cyberdome project? Explain how it can be useful in controlling the internet crimes in India. 10 mark, 150 words. Now, cyber security as a term या थीम पहले भी पूछा जा चुका है। 2015 पेपर 3 में पूछा कि भारत में एक डिजिटल आर्म्ड फोर्स तैयार करने की ज़रूरत है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का मसला। सो दे आस्क्ड अबाउट इट इन 2015. इन द रिमेनिंग ईयर साइबर सिक्योरिटी जीनेरिक टर्म में पूछा गया था कि ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, या सोशल मीडिया से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो स्पेसिफिक थिंग ओनली 2 टाइम्स आस्क्ड, एक डिजिटल आर्म फोर्स पूछा गया 2015 में, और ये साइबर डोम पूछा गया 2019 में। सो साइबर डोम प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, डिफाइन तो इसको कर नहीं सकते क्योंकि ये तो एक प्रोजेक्ट है। सो ओरिजिन देख सकते हैं। द साइबर डोम प्रोजेक्ट इट वाज स्टार्टेड इन 2014 बाय द केरला पुलिस डिपार्टमेंट, और उन्होंने ये तिरुवनंतपुरम केरला में इसकी फैसिलिटी बनाई है। साइबर डोम इट इज बेसिकली अ कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कि सब लोग एक दूसरे का हाथ मिलाकर चलेंगे, between the government department, agencies, private sector, academia, research group, non-profitable organization, individual ethical hackers, and the law enforcement agencies of India and other countries. ये सब लोग साथ मिलके एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, सर्वेलेंस रखे, दैट इज द साइबर डॉम प्रोजेक्ट. सो हाउ फार इट इज सक्सेसफुल, हाउ कैन इट हेल्प इन द साइबर क्राइम्स, बस कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको कनेक्ट कर दीजिए. द साइबर डॉम प्रोजेक्ट इट हैज बीन सक्सेसफुल इन फॉलोइंग एरियाज. इसकी मदद से केरला पुलिस ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनियां और संस्थाएं हैं, उसकी वेबसाइट चलाने वाले आईटी एडमिन्स, उनको ट्रेनिंग दिया कि अपनी वेबसाइट हैक प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं. आरबीआई, बैंक, पेटीएम, पेमेंट गेटवे, इन सब के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने अवेयरनेस शुरू किया कि फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे लड़ सकते हैं, और उसकी भी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग करते हैं. इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज, एक दूसरे की कंपनी पर जासूसी करने वाले जो तत्व होते हैं, उसको भी उन्होंने पकड़ा है. ब्लू व्हेल नाम का एक सोशल मीडिया में गेम चल रहा था जिसमें छोटे बच्चे आत्महत्या कर लेते थे, उस ब्लू व्हेल का भी प्रसार सोशल मीडिया में बंद करने के लिए उन्होंने एक पूरा प्रोपोगेंडा वॉर, ब्लू व्हेल का चल रहा था, इन्होंने काउंटर वॉर चलाया था. चाइल्ड पोर्नोग्राफी फैलाने वाली रिंग को भी इन्होंने पकड़ लिया है. सोशल मीडिया सर्वेलेंस करके जो लोग आईसिस रिक्रूटमेंट करते थे, केरला के रूल यूथ को वहां ले जाते थे, उनको भी इन्होंने पकड़ा है. एक वाना क्राई नाम का रैंसमवेयर अटैक आई थिंक लास्ट ईयर आया था, उसके बारे में केरला सरकार को इन्होंने एडवांस में वार्न कर दिया था. सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द साइबर डॉम प्रोजेक्ट. सो यस, इट कैन हेल्प लाइक दैट. ये सारे मसलों में पूरे भारत में मदद कर सकता है. सो अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप ऐसा कंक्लूजन बना सकते हैं कि इस भारत में जितना ये लेस कैश इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया हो रहा है, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल, एंड देयरफॉर अ प्रोजेक्ट लाइक दिस इज रिक्वायर्ड टू बी रेप्लिकेटेड एट होल इंडिया. So today the number of people using social media and e-commerce sites exponential increase हो गया है. भारत में हम लोग डिजिटल और लेस कैश इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं. हमारे ट्रेडिशनल सिटी को हम लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं. हम अपनी मिलिट्री फोर्सेस भी ड्रोन और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही है. तो ये सभी एक्टिविटी के चलते अपना इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी तो इम्प्रूव हो ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अवर वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट द cyber attacks. And therefore, Kerala's Cyber Dome project, it is an appreciable step in this regard. It can help thwarting it, and need of the hour is to replicate this model at the all India level. पूरे भारत में इसको लागू किया जाए. मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? अगर आपने केरला वर्ड यूज नहीं किया तो ये पूरा जवाब खोखला है. केरला इज रिक्वायर्ड. इन्वेंटिंग और गैसिंग द थिंग, ये साइबर डोम असल में क्या है, सब गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और अच्छी तरह से सब डेटा शेयरिंग और सर्वेलेंस हो, ऐसा एक सेंटर बनाया गया, दैट इज साइबर डोम. अब आपको वो पता नहीं और आप खुद से कुछ गैसिंग शुरू करें कि इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इट इज अ टाइप ऑफ सर्ट इंडिया का प्रोजेक्ट है या कुछ, सो देन द एंटायर आंसर विल बी ऑन रॉन्ग ट्रैक. आपने
साइबर सिक्योरिटी के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देने चाहिए, वानाक्राई, रैंसमवेयर, फाइनेंशियल फ्रॉड, फिशिंग, साइबर एस्पियोनाज, कुछ वर्ड्स यूज करने चाहिए। बस सिर्फ साइबर सिक्योरिटी साइबर से, बट उसका मतलब क्या होता है, फैक्ट का तड़का दिखाइए, आप कुछ एनरिच करिए कि ऐसा ऐसा होता है, उसके सामने ये लड़ सकता है। सो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड कंटेम्पररी क्वेश्चन, मोर देन D-2 ईयर्स बोल सकते हैं क्योंकि 2014 में शुरू हुआ था। डिफिकल्टी लेवल में इसको बोलता हूँ टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये कोई ऐसी वानाक्राई रैंसमवेयर जैसा डेली न्यूज में आ जाए फ्रीक्वेंटली, वो था नहीं। द टर्म वॉज स्पॉरेडिकली कमिंग इन द हिंदू न्यूज़पेपर, और पीडीएफ जो समरी बनाते हैं करंट अफेयर्स की, वो जो पूरी सर्किट है उसमें ये कोई ज़्यादा ट्रैक्शन इसको मिला नहीं था जितना कि कुछ चंद्रयान मंगलयान को ये फॉलो करते हैं। द हिंदू में 21 सितंबर रात को 11 बजे उन्होंने एक वेब आर्टिकल डाला था कि साइबर डॉम प्रोजेक्ट क्या है, और दूसरे दिन सुबह एग्जाम थी जहाँ पर ये पूछा गया। तो ये पूरा मसला, आइदर यू न्यू अबाउट इट और यू डिड नॉट नो अबाउट एनीथिंग। तो या तो पता था या नहीं पता था। इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। 10 में से ज़्यादातर लोगों ने जीनेरिक कुछ बात करी होगी, साइबर सिक्योरिटी में ये हो सकता है, सो मे बी 2-3 मार्क्स। अगर स्पेसिफिक आप गए हैं कि केरला की ये चीज़ है, ये जगह पर मदद करी है, देन हायर मार्क्स कैन बी फेड, बट वो एकदम माइनॉरिटी में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसको फुल्ली जस्टिस से जवाब दिया होगा। देन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पेपर, cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in the northeast India. Examine various challenges currently emanating across India-Myanmar border. Also discuss steps to counter the challenges. शुरुआत में तो प्रीवेम्बल उन्होंने खूब दे दिया क्या कि इंसर्जेंट आते हैं वो तो एक ही समस्या, उसके अलावा भी अनेक समस्या और उपाधियां हमारी और भी हैं। तो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में ये चर्चा करी। 15 मार्क्स 250 वर्ड्स में ये पूछा गया है। नाउ दिस कैन बी इजीली हैंडल्ड बाय एनी इंटरनल सिक्योरिटी बुक। आप मैग्रो हिल की वो किताब देख लो या पियर्सन की, हर एक जगह पर दिया है। सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन कंपेयर टू द साइबर डॉम प्रोजेक्ट। हर 1-2 साल में इनको ये बॉर्डर क्राइम और म्यांमार याद आ जाता है। 2013 में पूछा गया कि साउथ एशिया और म्यांमार बॉर्डर के बारे में क्या सिक्योरिटी है। 2014 में पूछा गया इलीगल ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन से क्या थ्रेट है। ना ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन तो कश्मीर साइड से तो थोड़ा कम ही होता है, सिवाय कि आतंकवादी हो जाए। माइग्रेशन इन द सेंस तो वो बांग्लादेश और रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार वो ज़्यादा दिखता है। सो अगेन अपना नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर वो चले गए थे। 2016 में पूछा गया इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, चर्चा करिए। 2018 में पूछा गया इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स, इसके चलते हमको क्या तकलीफ है। अफगानिस्तान एक है और दूसरा म्यांमार, दोनों ही जगह पर बहुत अफीम की खेती होती है। सो उससे क्या चैलेंज हो रही है, वी हैव टू डील। सो एवरी 1-2 ईयर्स इनको म्यांमार का प्रेम आ जाता है। सो हियर ऑल्सो वी कैन स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, बट लेट मी ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट। इंडो म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन, डिफाइन ओरिजिन डेटा। ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम दे सकते हैं। ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम ये रहा अपना, क्या है, इंडिया शेयर्स अ हाईली पोरस लैंड बॉर्डर्स विद म्यांमार। इट स्पान्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मिजोरम से लेकर, वो साउथ में मिजोरम से लेकर ऊपर अरुणाचल तक हर एक को टच करता है। सो दैट इज अ वेरी पोरस फ्रेगमेंटेड लैंड बॉर्डर। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है। इंसर्जेंट, उन्होंने बोला इंसर्जेंट इज ओनली वन ऑफ द मैनी प्रॉब्लम। सो इंसर्जेंट के बारे में आप लिखेंगे और दूसरे भी बहुत सारे आयाम देंगे। सो बॉडी में शुरुआत करते हैं इंसर्जेंट से। पोरस जंगल टेरेन है, जल्दी से एस्केप कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। सो मैनी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज इंसर्जेंट ग्रुप्स, इधर थोड़ा भी सिक्योरिटी टाइट हो जाए तो सामने म्यांमार में चले जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये उल्फा देख लीजिए, एनडीबीएफ बोडोलैंड वाले, या ये नागालैंड खापलांग वाला एनएससीएन, माइटी इंसर्जेंट ग्रुप्स। सो दीज आर क्रिएटिंग चैलेंजेस। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट इज, मैंने आपको आगे भी कुछ फैक्ट का, डेट्स, नेम, नंबर, प्लेसेस, उसका अपने मसाला डालना चाहिए। सो सिंपली सेइंग इंसर्जेंट इंसर्जेंट भाई कुछ एग्जांपल दो, तो अपने पास उल्फा होना चाहिए,
NDBF या बोडोलैंड वाले, नागालैंड वाले, कुछ नाम आपने लिख के एनरिच करना चाहिए. सो दिस इज वन पार्ट. और साथ ही में आप उसका लिख देंगे कि लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं. ज्वाइंट सर्जिकल स्ट्राइक एंड अटैक अगेंस्ट द इंसर्जेंट ग्रुप. हमने जैसे कि म्यांमार आर्मी के साथ मिलकर कुछ आई थिंक ऑपरेशन सनराइज किया था, और ऐसे और हम चीज़ें कर सकते हैं. फिर डे नाइट पेट्रोलिंग करें और वगैरह वगैरह. सेकंड प्रॉब्लम इज नारकोटिक्स. म्यांमार इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम आफ्टर अफगानिस्तान. दूसरे नंबर पर ज़्यादा अफीम की खेती करते हैं, और ये ईस्टर्न साइड पर गोल्डन ट्रायंगल के साथ भी जुड़ा है. सो ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम. ये इंसर्जेंट ग्रुप उल्फा और ये बोडोलैंड वगैरह, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुद ड्रग ट्रैफिकिंग भी करते हैं ताकि उनके सोल्जर की सैलरी फाइनेंस हो जाए, और कुछ ऐसे हैं जो खुद ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं करते बट दे विल डिमांड द प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम द ड्रग माफिया ऑपरेटिंग इन देयर एरिया, कि हमको आपने इतना रैंसम में पैसा देना होगा to allow them to do safe passage through their area. So both ways narcotics is creating a problem. उसे लड़ने के लिए क्या अगेन ज़्यादा सख्ती से बॉर्डर पेट्रोलिंग किया जाए, लाइटिंग, फेंसिंग वगैरह आप लिख सकते हैं. थर्ड प्रॉब्लम इज आर्म स्मगलिंग. चाइना में बनाए गए वेपन म्यांमार में लैंड बॉर्डर से घुसाए जाते हैं. थाईलैंड, कंबोडिया में बनाए गए वेपन सी रूट समंदर के रास्ते म्यांमार में लाते हैं, और फिर म्यांमार से वो सब इलीगल वेपन भारत में एंटर होते हैं. ऐसे वेपन्स ये उल्फा टाइप के इंसर्जेंट यूज़ करते हैं, इवन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले नक्सल यूज़ करते हैं, इवन जो ट्रेडिशनल किडनैपिंग रैंसम वाली यूपी बिहार की गैंग ऑफ वासेपुर टाइप के एलिमेंट वो भी आजकल इसे यूज़ कर रहे हैं. सो वंस अपॉन अ टाइम ये बिहार उत्तर प्रदेश की किडनैपिंग गैंग जो कि कंट्री मेड देसी कट्टे यूज़ करते थे, बिहार के मुंगेर से ही ज़्यादातर गन एक्वायर कर लेते थे, बट आजकल उनको लगता है ये मुंगेर का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं है, सो वी शुड इम्पोर्ट द आईफोन जैसा ये जो विदेशी हथियार है हमको यूज़ करने चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग मोर चैलेंजेस. उससे लड़ने के लिए अगेन बेटर विजिलेंस एंड ट्रैकिंग और वो सब आप साइड कर सकते हैं. अनदर सिक्योरिटी चैलेंज इज व्हाट, रेफ्यूजीज. साल 2010 से ये म्यांमार के अंदर एक रखीने प्रोविंस है, वहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम को उधर की बुद्धिस्ट मेजोरिटी पॉपुलेशन उनके साथ उनके टकराव चल रहे हैं. एंड एज अ रिजल्ट दिस रोहिंग्या मुस्लिम्स आर फ्लीइंग फ्रॉम म्यांमार. कुछ लोग म्यांमार बॉर्डर से सीधा भारत में एंटर कर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहले बांग्लादेश जाते हैं और फिर बांग्लादेश के रास्ते वो भारत में एंटर करते हैं. आइदर वे दे आर क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर इंडिया. एक तो इतने रेफ्यूजी भारत में आते हैं तो अपना अर्बन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सबको गटर पानी बिजली सुविधा, दे आर क्रिएटिंग प्रेशर्स. सेकंड, दे आर कंपीटिंग विथ लोकल कम्युनिटीज इन द इनफॉर्मल जॉब्स. ये कुक और रिक्शा पुलर और बहुत सारी नौकरियां ये लोग ले जाते हैं. एंड सम ऑफ देम आर इवन इन्वॉल्व इन द टेरर एक्टिविटीज. सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. तो लड़ने के लिए अगेन वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और सिटीजन रजिस्टर और वो सारे को और टाइट किया जाए, सर्वेलेंस, सबको आधार कार्ड इशू करो वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं. सो अल्टीमेटली द कंक्लूजन दैट यस, इंडिया म्यांमार बॉर्डर में बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं एंड नीड ऑफ द आवर इज टू डू दिस दिस एंड दिस. सो समरी बनानी है आपने. इंडिया म्यांमार बॉर्डर इट कंसिस्ट ऑफ हाई माउंटेन्स, डीप रिवर चैनल, डेंस फॉरेस्ट. इट मेक्स इज दैट मच हार्डर टू गार्ड कंपेयर टू थार डेजर्ट में BSF के लोग हैं, उनको तो मजा है, सिर्फ दूरबीन से देखते रहो सब कुछ दिख जाएगा, ऐसा इधर आसान नहीं है. सो नीड ऑफ द आवर इज टू इंक्रीज द बॉर्डर सिक्योरिटी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए. साथ ही साथ लोकल यूथ को स्किल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो ऐसी इलीगल एक्टिविटी में, पर्टिकुलरली उल्फा और ये आर्म्स रनिंग, आर्म्स स्मगलिंग, नार्कोटिक, वो सब में वो ज्वाइन ना करें. सो दैट इज द नीड ऑफ द आवर. इधर मिस्टेक्स में पहला कि उन्होंने बोल दिया क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी इज ओनली वन ऑफ द सेवरल प्रॉब्लम्स. तो बाकी के प्रॉब्लम भी आपने डिटेल में लिखने चाहिए, चाहे वो नार्कोटिक है, आर्म स्मगलिंग, रेफ्यूजीज. फिर आपने कुछ इंसर्जेंट ग्रुप के नाम भी लिखने चाहिए, सिर्फ इंसर्जेंट बन कौन, वो उल्फा या बोडोलैंड, कुछ आपने नाम लिखने चाहिए. फिर वहाँ ये भी ध्यान रखना है कि उल्फा पे पूरा क्वेश्चन आपका फोकस नहीं हो जाए कि उनके क्या ग्रीवांसेस थे कि उन्होंने ये सब सेसेशनिस्ट शुरू किया, वो कैसे युद्ध को ले जाते, दैट इज नॉट आस्क्ड. चैलेंजेस डिस्क्राइब करके सजेशन उसके पैरेलल लिखने चाहिए. फिर अंत में अगर आप वापस लॉन्ग लिस्ट ऑफ सजेशन लिखने गए तो वो आपका जवाब वर्ड लिमिट के हिसाब से बिगड़ जाएगा. सो डायरेक्टली विद इन दैट यू हैव टू एम्बेड द थिंग्स. इसको मैं बोलूँगा फैक्ट बेस्ड कंटेम्पररी क्वेश्चन है, D-2 ईयर से ज़्यादा का स्पान है. ईजी आंसर मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि एक तो हर 2 साल पे पूछते थे,
और वर्बेटिम आंसर आप चाहे मैग्रो हिल की किताब बिठाओ या पियर्सन या कोई और दूसरे अरियंत, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी किसी ने भी लिखा है, हर एक ने ये चैप्टर छाप के दिया है, यू कैन इजीली हैंडल दिस। सो आउट ऑफ 15 मार्क्स मैं कहता हूँ 6 मार्क तो कम से कम सब लोग खींच ही लेंगे, उससे ज़्यादा भी खींच सकते हैं इफ़ यू हैव नॉट मेड दिस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैनिंग ऑफ जमाते इस्लामी इन जम्मू एंड कश्मीर ब्रॉट इनटू फोकस रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW in assisting the terror organizations. Examine the role played by OGW in assisting terror organization and discuss the measures to neutralize the influence of this OGW. So again, म्यांमार जैसा है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या उसे हल कर सकते हैं। अब ये OGW एज अ टर्म, ये पुलवामा अटैक के बाद जरा न्यूज़पेपर में ज़्यादा टर्म यूज होता था। टेरर रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। 2016 जीएस पेपर 3 में पूछा, ये हॉट परसूट और सर्जिकल स्ट्राइक इसका मतलब क्या है और उससे क्या टेरर अटैक से हम लोग क्या कर सकते हैं। 2016 में एक और भी पूछा, टेररिज्म इज बिकम अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ओवर द डेकेड्स, उसकी आप चर्चा करी। इन दी अदर ईयर्स दे आर सम जेनेरिक क्वेश्चन लाइक आईसिस क्या काम करता है और टेरर फंडिंग से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज OGW। इंट्रोडक्शन तो डिफाइन ओरिजिन डेटा डिफाइन कर सकते हैं। OGW क्या है, ये सरफरोश मूवी में जो नसरुद्दीन शाह करता था, दैट इज कॉल्ड OGW। ओवरग्राउंड वर्कर, ही इज एन एजेंट ऑफ द टेरर ऑर्गेनाइजेशन, बट ही डज नॉट विल्ड द मशीन गन बाय हिमसेल्फ। खुद मशीन गन लेके वो किधर BSF CRPF पे अटैक करने को नहीं जाता। ही एक्ट्स एज द आईज, ईयर्स, माउथ एंड लेग्स ऑफ सच टेरर ग्रुप्स। आप विजुलाइज करिए, आइस मतलब वो देखकर सारी इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी उनको बता देता है। ईयर्स, वो सुन के कुछ जानकारी लेकर आता है, टेरर ग्रुप्स को बताता है। माउथ, वो प्रोपोगेंडा करता है कि इंडियन आर्मी ये सब हमारे साथ बदसलूकी करे, यूथ को बहलाता है। लेग्स, वो दौड़ दौड़ के सामान और वो सब लॉजिस्टिक सप्लाई आतंकवादियों को करता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ वर्क प्लेड बाय दिस एलिमेंट्स। फिर बॉडी में पार्ट 1 में आप करेंगे कि वो क्या रोल अदा करते हैं, तो इलेबोरेट करिए, माउथ, आई, लेग, ईयर वाली बात इलेबोरेट करिए। दे प्रोवाइड द लॉजिस्टिक, अकोमोडेशन, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस गैदर सर्विस टू द टेरर ऑर्गेनाइजेशन। दे क्रिएट, अपना माउथ यूज करके वो क्या करते हैं, दे क्रिएट नेगेटिव सेंटीमेंट, प्रोपोगेंडा अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस एंड गवर्नमेंट अमॉन्ग द लोकल पीपल। और उस नेगेटिव सेंटीमेंट को यूज करते हुए वो नौजवानों को बहकाते हैं, उनको आतंकवादी प्रवृत्ति में ज्वाइन करवाते हैं। और आप बोल सकते हैं लेग मतलब पांव से चल के जाना, तो वो मनी म्यूल का काम भी करते हैं। पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर हेरफेर करना, टेरर फाइनेंस करना, स्टोन पेल्टर्स को पैसा देते हैं पत्थरबाजी करवाने के लिए, ये काम भी वो करते हैं। आईज एंड ईयर्स, कान में सुन के, आंख से देख के वो इंटेलिजेंस लेकर आते हैं। लास्ट ईयर आपने कुछ दुखद घटनाएं देखी होंगी न्यूज़पेपर में कि कोई कश्मीरी पुलिसमैन या सोल्जर, उसके फैमिली में कोई शादी है और वो उसको अटेंड करने को जाता है, तो ऐसे लोग उसकी भी इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं आतंकवादियों को, और फिर टेररिस्ट ऐसे कश्मीरी पुलिसमैन सोल्जर्स को असैसिनेट कर देते थे। सो दे आर क्रिएटिंग दिस होल न्यूसेंस। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेररिस्ट आर्म, एम्यूनेशन, नार्कोटिक, पंजाब कश्मीर बॉर्डर पर ये सब उनका खेल चलता रहता है। 2019 पुलवामा अटैक होता है, जहां पर CRPF कॉन्वॉय जा रहा था और ये कोई कार बॉम्बर की मदद से उन्होंने 17 सोल्जर्स को मार दिया, और ये पूरा वो कार का प्रोक्योरमेंट करने के लिए और वो जगह पर भी OGW ने इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था। सो बॉडी पार्ट 1 यू एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय देम। पार्ट 2 में आपको पूछा गया हाउ कैन वी न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट। न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। एक तो ये सब लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट एक्टिविटी पर ध्यान रखना चाहिए, और पोटेंशियल OGW जो लिखे दिखे तो उसको टैकल करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चाहे फिजिकल ट्रांजैक्शन हो या ये पेटीएम या ऐसा कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर बिग डेटा एनालिटिक्स करके पकड़ना चाहिए। ये आर्मी और पुलिस ने खुद के इन्फॉर्मेंट, अंडर कवर एजेंट ऐसे ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में डालने चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए उनको एक्सपोज करने के लिए। ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो लोकल पब्लिक केबल टीवी में भी, पैम्फलेट के जरिए भी पहुंचाने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग हमारे नुकसानकारी हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA, उसके अंदर अब सारे प्रोविजन है कि ऐसे संस्थाओं को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग कन्फिस्केट, जब्ती कर सकते हैं, जैसे जमाती इस्लामी जम्मू में ये मसला चल रहा है। सो वी कैन एक्सप्लोर लाइक दैट। पैरेलली जो बेरोजगार नौजवान हैं उसको वोकेशनल स्किल, एजुकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो रोजगार करें और ऐसे OGW के प्रोपोगेंडा में ना पड़े। अल्टीमेटली द कंक्लूजन, यस, ये OGW, they are not carrying arms or grenade by themselves.
इसलिए उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा पकड़ना ज़रा मुश्किल है। येट दे आर एज डेंजरस एज द मिलिटेंट्स हु आर कैरिंग आर्म्स एंड ग्रेनेड्स। बिना हथियार के भी ये लोग इतने ही खतरनाक है। अगर मिलिटेंट एक फिश है तो OGW उसका पानी है। तो अगर मिलिटेंसी को खत्म करना है तो हमने पानी खत्म करना होगा। सो वी मस्ट न्यूट्रलाइज ऑल द OGWs। मिस्टेक्स, मिस्टेक में कुछ लोग पता नहीं क्यों इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन की पीपूरी बजाना शुरू कर देते हैं। हमने सबको कन्विंस करना चाहिए कि वो मुख्य धारा में वापस लौट जाए। अगर ऐसा सब पॉसिबल था तो 65 और 71 में क्यों लड़ना पड़ा, कारगिल की लड़ाई क्यों हुई? तो भाई स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक, जेलिंग, बैनिंग, प्रॉपर्टी सीजर, ये डंडों के बुत डंडों से ही मानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट दैट टाइप ऑफ थिंग। फिर भी अगर आपका बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वाला दिल है देन यू कैन प्ले सम IEC की पीपूरी, बट हाउ टू न्यूट्रलाइज देम में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ओपनिंग आर्ग्यूमेंट वो नहीं होना चाहिए। UAP एक्ट का चर्चा जरूरी है, NI एक्ट की कुछ चर्चा कर सकते हैं। और एक दूसरा भी प्रश्न पूछा गया जिसमें UAP एक्ट उन्होंने खुद मेंशन किया, सो यू कुड सिंपली मेंशन कि वो सब कर सकते हैं। कुछ लोग इसका पूरा रॉन्ग डायरेक्शन में जवाब ले जा सकते हैं। ऑल द स्टोन पेल्टर्स आर ओवरग्राउंड वर्कर्स, ऐसा करके स्टोन पेल्टर पे ही पूरा शॉर्ट नोट वो लिख दे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। ऑल स्टोन पेल्टर्स आर नॉट OGW। OGW वो हैं जो कि ये स्टोन पेल्टर को पैसा देता है कि आप जाके ऐसे पत्थरबाजी करो। सो डोंट मिसकंस्ट्रू द एंटायर आंसर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। क्वेश्चन मैं कहता हूँ फैक्ट बेस्ड कंटेम्पररी क्वेश्चन है। D-2 ईयर्स बोल सकते हैं स्पान, क्योंकि ये स्टोन पेल्टर गैंग जो 2016-17 से एक्टिव हो गई थी और लेटेस्ट अपना पुलवामा अटैक, ये इस दो समय काल के बीच ही ये टर्म ज़्यादा चर्चा में रही है। डिफिकल्टी लेवल आई वुड से इजी। भले आपने स्पेसिफिक OGW पहली बार सुन रहे हो, बट दिमाग में थोड़ा विजुलाइज करें तो आराम से, यहाँ टेरर सिंपथाइजर के बारे में कुछ पूछा गया है तो यू कैन मैनेज द आंसर। सो मार्क्स आई वुड से 10 में से 5 तो खींच सकते हैं, ज़्यादा भी खींच सकते हैं इफ़ यू लॉजिकली स्ट्रक्चर द थिंग्स एज आई सजेस्टेड। Then the question next, UAPA. Indian government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activity Prevention Act यानी UAPA and NIA Act. Analyze the changes in context of previous security environment और reasons for opposing of UAPA by the human right organization. मतलब कि एक तो इसमें क्या संशोधन किया गया है और दूसरा कि ये मानवाधिकार संगठन उसका क्यों विरोध कर रहे हैं। दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड हियर। रिलेटेड क्वेश्चंस इन द पास्ट, मतलब कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को कोई कानून से ऐतराज है, ऐसा पूछा गया। 2015 पेपर 3 में पूछा था, दिस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कॉन्स्टेंटली हाईलाइट द व्यू दैट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, दिस AFSPA, वो एक ड्रैकोनियन कानून है। तो वो पूरा मसला क्या पूछा गया। सो ऑन सिमिलर रीजन कि UAPA NIA से उनको क्या दिक्कत है। इंट्रोडक्शन, अब डिफाइन नहीं, ओरिजिन आप सीधा दे सकते हैं। NIA और UAPA में जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, इंट्रोडक्शन उस कानून के ओरिजिन से कर दो कि दी 2019 अमेंडमेंट इट अमेंड्स द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1961, और सीधा आप उसमें सेलियंट फीचर में ही चले जाए कि क्या सुधार किए हैं। एक तो गवर्नमेंट को पावर मिल गया है कि इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन को वो आतंकवादी घोषित कर सकते हैं इफ दे आर एंगेज इन टेररिज्म और द प्रोपोगेशन ऑफ टेररिज्म इन एनी मैनर। कोई सोशल मीडिया पैम्फलेटबाजी से कर रहा है तो उसका भी पकड़ डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा ये कुछ प्रोविजन दिखते हैं। एंड देन प्रॉपर्टी ऑफ सच इंडिविजुअल और टेरर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर सकते हैं। NIA में जो इंस्पेक्टर रैंक का और उसके हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। टेररिज्म की डेफिनेशन को भी एक्सपांड किया गया है, इंटरनेशनल ट्रीटी में जो जो बातें थी उसको एब्जॉर्ब किया गया। अब वो क्या बातें थी वो पूरा शॉर्ट नोट लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज विद इन द वर्ड लिमिट वी हैव टू राइट। देन यू विल गो टू द NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में बना था, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए 2019 का बिल, इट एक्सपांड्स द फंक्शनल पावर्स ऑफ NIA, जिसकी मदद से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफेट करेंसी, गन स्मगलिंग, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एंड एटॉमिक एनर्जी, ये सभी प्रकार के क्राइम को भी वो इन्वेस्टिगेट कर सके, ऐसे पावर उसको दिए गए हैं। सेकंड, NIA will have the power to investigate offenses committed even outside from India. बाहर जाके भी वो केस की छानबीन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉज ऑफ द फॉरेन कंट्री। यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि NIA केस को फास्ट ट्रैक करने के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट वो बना सकते हैं। सो दीज आर द मेजर अमेंडमेंट्स इन द NIA एक्ट। नाउ बॉडी पार्ट 3 में आप लिखेंगे कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को इससे ऐतराज क्यों है।
पहला ऐतराज इसलिए है, दे फियर दैट इसकी मदद से सोशल एक्टिविस्ट को अर्बन नक्सल या टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, इवन इफ अ पर्सन इज नॉट अफिलिएटेड विथ एनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन। वो सिंपली कोई सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करे, कोई सरकार के विरुद्ध में लिखे, हो सकता है उसको भी आतंकवादी घोषित कर देंगे, उनको डर लगता है। एनआईए वो तो एक यूनियन एजेंसी है, लेकिन उसको भी ये बोला गया कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली दे कैन कन्फिस्केट। कोई जुडिशियल स्क्रूटिनी की जुडिशियल अप्रूवल लेके आना है, टेलीफोन टैपिंग जैसा ऐसा कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। सो दे आर वरीड। और ये कि किसी आदमी को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया तो फिर यूएपीए की जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है वहाँ पर एनआईए एक बार अरेस्ट कर लेगा तो फिर आर्टिकल 22, मतलब संविधान में जो लिखा है कि कोई भी आदमी को डिटेन किया तो विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। वो पूरी चीज़ को वो फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा इफ़ दे पर्सन इज लेबल्ड एज टेररिस्ट। उसकी फैमिली को परेशान करेंगे, सब में बदनामी हो जाएगी। सो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर वरीड। क्वेश्चन इज लाइक दिस, इन द प्रिवेलिंग एटमोस्फियर इसकी चर्चा करिए। तो प्रिवेलिंग एटमोस्फियर में मैं कहता हूं कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो डरते हैं जिन बातों से, वो उनकी तर्क हो सकता है बट इट इज अनफाउंडेड। क्योंकि एक ज़माने में 2016 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके अंदर एक था सेक्शन 66A। सोशल मीडिया में सपोज यू आर पोस्टिंग सम अनफनी कार्टून ऑफ सम पॉलिटिशियंस तो भी आपको अरेस्ट कर लेते थे। सरकार के बारे में कुछ लिखा गलत तो भी आपको अरेस्ट कर लेते थे। इवन सीडिशन, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता था। सो दिस सेक्शन 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इट वॉज वेरी ड्रैकोनियन, कि मिसयूज करते थे स्टेट पुलिस, इनोसेंट लोगों को अरेस्ट कर लेती थी इवन इफ दे क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ऑन सोशल मीडिया। बट अल्टीमेटली 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरे सेक्शन 66A को बोल दिया दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट नाम की चीज़ है, अगर कोई लॉ का मिसयूज हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है, तो वहां पर जाके फरियाद हो सकती है, और उन्होंने लोगों को बचाया है। सो देयरफॉर ये जो यूएपी और एनआईए में मिसयूज का इनको चिंता है, इफ एनी रॉन्ग डूइंग इज हैपनिंग, certainly सुप्रीम कोर्ट विल सिक्योर द ह्यूमन राइट्स। सो दिस फियर्स आर अनफाउंडेड, मतलब ये चिंता वो बोल रहे हैं बट वो तर्क कोई ज़्यादा ठीक दिखते नहीं है। एंड लास्टली द कंक्लूजन में आप बात करिए कि प्रिवेलिंग सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर ऐसा है कि ये सब ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस दे हैड बिकम नेसेसरी बिकॉज 2018 large number of security personnel and civilians were killed during the left-wing extremism attacks in Sukma and Dantewada. भारत के 20 से ज़्यादा इंडियंस आईसिस को अब तक ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसा एक रिपोर्ट बोलता है। 2019 पुलवामा अटैक, 40 आई थिंक नॉट इवन 40 70 सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द सुसाइड अटैक। सो देयरफॉर terrorist activities they need to be controlled through strong arm of law, and therefore these new amendments in UAPA and NIA they aim to accomplish it. They were need of the hours and government has done it. And the human right की जो चीजें हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करने के लिए है। मिस्टेक्स, वैसे ये है फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, D-1 ईयर बोल सकते हैं क्योंकि जुलाई 2019 में ये बिल चर्चा में रहे थे। इजी लेवल की डिफिकल्टी है क्योंकि ये मैटर सफिशिएंटली आपको PRS इंडिया वेबसाइट और ज़्यादातर PDF करंट अफेयर्स बनाने वाले वो सब लोगों ने कवर किया था। तो ये ऐसा कोई रेंडमली स्काई में से गिर के आया ऐसा प्रश्न है नहीं, साइबर डोम टाइप का। आउट ऑफ मार्क तो 15 में से 7 तो लोग खींच सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग 7 से कम मार्क इसमें लेके आएंगे बिकॉज द रियल प्रॉब्लम हियर इज, ये मसला ज़्यादातर लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा बट ये तो लगभग लास्ट क्वेश्चन था। तो लीनियर सीक्वेंस में जो लोग अटेंड कर रहे होंगे 1 2 3 4 5 करके, या फिर कि सोचा होगा पहले इकोनॉमी एग्रीकल्चर वो कर लेता हूँ और ये लास्ट में देखूंगा, सो अल्टीमेटली इन द लास्ट 15 to 20 मिनट्स ये क्वेश्चन का नंबर आया होगा। एंड देन एज अ रिजल्ट उनके जो फिजिकल स्ट्रेस और थकान हो गई और दिमाग में स्ट्रेस, वो सही तरीके से जवाब शायद ना लिख पाए हो। इनफैक्ट आई वुड से कि प्रीमा फेसी तो ये दिखता है कि GST बहुत आसान सवाल था, इंडो म्यांमार बॉर्डर वो भी बहुत आसान सवाल, ये भी UAPA वाला ये सवाल, इसको अमॉन्ग द इजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि सीधा सीधा माल हॉट आइटम में रहा था। सो देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये GST, इंडो म्यांमार, ये UAPA एक्ट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर फार्मर, जो आपको एकदम पक्के आते हैं उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और बाकी चीज़ें लास्ट में देखनी चाहिए। सो देन यू कैन गेट मोर मार्क्स आउट ऑफ दिस।
सो व्हाट इज द सीन इन द फोर्थ पिलर? 50 मार्क का ये सिक्योरिटी का मसला था। साइबर डोम तो मैंने बताया टफ क्वेश्चन, या तो पता था या आपको नहीं पता था। इंडो म्यांमार बहुत क्लीशे टाइप का सवाल, पुराने बार भी पूछे गए हैं, बुक में भी अवेलेबल है। यूएपी एनआईए अमेंडमेंट करंट अफेयर्स टॉपिक, और वो भी था। और वो ओजीडब्ल्यू वाला मैटर, वो भी इट वाज अटेम्प्टेबल, नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम नोन टेरिटरीज। पुराने प्रश्न आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाइए, रूटीन प्रेप सोर्सेज दे वुड सफाइस। इसमें 24/7 में नया नया मटेरियल गैदर करते रहूं, वो स्ट्रेटेजी की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास जो मटेरियल है उसमें विश्वास रखिए, सवाल हल हो सकते हैं। सो दैट वाज द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, डिजास्टर एंड सिक्योरिटी। नाउ द कंक्लूडिंग वर्ड्स अबाउट द मेंस पेपर 3। हमने देखा ज़्यादातर प्रश्न इजी टू मीडियम कैटेगरी के थे, बट एट द सेम टाइम नाउ डेज एक प्रोपोगेंडा, जैसे ये ओजीडब्ल्यू प्रोपोगेंडा चलाते हैं आजकल, कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। मैं तो डे 1 से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? इतने सारे हमने प्रश्न जवाब देखे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जहां चाहे भी कुछ लिखना है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी, तभी कोई डिसेंट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी आर्ग्यूमेंट बन सकते हैं। हवाबाजी में सीधा शुरू कर दे कुछ भी लिखना, अगर आपने पूरे करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स तैयार नहीं किया और सीधा बोलते हैं कि मैं तो ओजीडब्ल्यू का आंसर लिखता हूँ, वो तो सुपरफिशियल क्वालिटी के आंसर लिखेंगे। सो डोंट फॉल इनटू सच प्रोपोगेंडा, डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए नहीं। सबसे पहले तो पूरा सिलेबस फिनिश करो, प्रीलिम का भी, मेन का भी। मिनिमम 3 से 4 महीने के न्यूज़पेपर आप पढ़िए, देन यू कैन स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग प्रिपरेशन। उससे पहले आप दूसरे जवाब देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। खुद से लिखना शुरू करेंगे, वो कोई दमदार जवाब निकल के आएंगे नहीं। सपोज आज ही आपने पढ़ना शुरू किया है, अब आपको पता ही नहीं कि पिछले साल ये सुकमा और दांतेवाड़ा में कुछ हुआ था, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पता नहीं। डे 1 से मैं तो आंसर राइटिंग करता हूँ, तो ये कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, ऐसे पूरी यूट्यूब में एक गैंग चल रही है, तो उससे आप बच के रहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के ये प्रश्न हमने देखा, पीआरएस इंडिया या ये करंट अफेयर्स के जो भी विजन और सबका मटेरियल चलता है, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इधर भी वो आईडीएसए नाम की एक वेबसाइट और उसकी पूरी डिप्लोमेटिक रिसर्च पेपर पढ़नी चाहिए, ओवररेटेड है। राज्यसभा टीवी भी मैं कहता हूँ ओवररेटेड है। 150 to 250 वर्ड्स, उसकी टाइम लिमिट में आपको जितना लिखना है उतनी आपके पास टाइम और स्पेस रहती नहीं कि आप सारा इंटेलेक्चुअलिज्म और पंडिताई जो आईडीएसए और राज्यसभा वाले दिखाते हैं वो आप उसमें उलेझ के डाल सके। तो जो बना बनाया मटेरियल है उसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए, एंड यू ट्राई टू हैंडल द थिंग्स। तो सारा मटेरियल आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दूं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सीक्रेट मटेरियल नहीं है। 24/7 टेलीग्राम में से मैं और मटेरियल डाउनलोड करते रहूँ, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। 2013 से लेकर अब तक के जितने मेंस पेपर है टॉपिक वाइज, आप उसको सॉल्व करिए। ये थीम बहुत सारी जगह पर हमने देखा वापस रिपीट ही हुए थे, हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस की जो पहले कभी नहीं पूछे और अब पूछे गए, अदरवाइज वो तो पुराना पेपर ही जैसे कि वापस रिफ्रेश करके आए। सो लाइक दैट यू कैन हैंडल द मेंस पेपर 3। तो मित्रों, ये हमने मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में ख़त्म किया। अभी मेंस के बाकी के पेपर भी हैं, तो वो जब मैं उनके मॉडल आंसर बना दूंगा तो ऐसे भविष्य में मैं और सेशन भी करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ये क्या है, unacademy.com, और ये मेरा @munal.org, दैट इज़ द पेज, उसको आप देखते रहिएगा तो आपको मिल जाएगा आगे भविष्य में क्या क्लासेस आने वाले। सो यस, एटलीस्ट पेपर 1 और पेपर 2 तो हम लोग देखेंगे, पेपर 4 शायद नहीं देखेंगे, बिकॉज आई डोंट क्लेम टू बी समथिंग दैट आई डोंट नो। तो जिसको जो आता है उतना ही जवाब करने चाहिए। मेंस एथिक्स, उसमें मेरी इतनी मास्टरी नहीं है, तो मारपीट के मैं उसके मॉडल आंसर बनाने की कोशिश करता भी नहीं हूँ। एनीवेज, सो दैट इज देयर। अभी हाँ, और मैं ये भी बता रहा था कि प्रीलिम 2020 के लिए मेरा ये इकोनॉमी का बैच, नया बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम 10th अक्टूबर। रात की क्लासेस होती है, रात 9 बजे से। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। रिवीजन के लिए हैंड आउट है, हिंदी टर्मिनोलॉजी उसमें है, बजट इकोनॉमिक सर्वे कवर होता है, वीकली क्विज विथ रैंकिंग इज देयर, and you can use brunal.org for 10% discount. So that is also there if you wish to join. So I'll end the class here, and in future we'll see for the other papers. Okay, bye.